पुलिस कांस्टेबल की 17 फरवरी और 18 फरवरी को है। तो यहाँ पर साथियों आप अगर वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक सीट लेना चाहते हैं और वर्दी पहनना चाहते हैं 2024 में साथियों, ये पूरा मॉडल पेपर आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा को पास करने के लिए साथियों ये एक ऐसा मॉडल पेपर है कि बहुत है साथियों। इसमें कंटेंट की अगर बात करें, भर भर के साथियों आपको कंटेंट मिलेगा और चारों विषयों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो बनते हैं वो आज की इस वीडियो में समाहित करके साथियों आपके लिए लाया हूं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे, आप सभी को पता है साथियों कि 37 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं और 38 प्रश्न सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे साथियों 37 प्रश्न जो आपके हिंदी के होंगे और जो लेवल आपका आएगा इस बार वैसा ही साथियों लेवल रखा है, यानी कि जो जो क्वेश्चन साथियों आएंगे वही क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे। पहले 37 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के, फिर 38 क्वेश्चन देखेंगे सामान्य ज्ञान के, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन और फिर साथियों मैथ के क्वेश्चन। और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस को तो साथियों मैं बहुत शानदार तरीके से आपको समझाता हूं। तो अगर बात करें साथियों, अगर ऐसा पेपर आ जाता है तो कितना स्कोर आपका होगा और कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है ये भी आप लोग देखिएगा। और इस पूरे मॉक टेस्ट से साथियों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एग्जाम आपका साथियों बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हिमालय के लिए संधि विच्छेद को चुनिए, यानी कि पूछा ये जा रहा है कि हिमालय की जब संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा साथियों। देखिए हिम बन जाएगा और आलय बन जाएगा। जब भी साथियों संधि विच्छेद आप करो तो 2 से 3 बातें आप ध्यान रखो, यानी कि जो शब्द की संधि विच्छेद आप कर रहे हो साथियों उसमें से जो 2 सार्थक शब्द निकलना चाहिए, यानी कि उन 2 शब्दों को कहीं पर आपने लिखा हुआ देखा होना चाहिए या कहीं पर पढ़ा हुआ देखा होना चाहिए। तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या बनेगा साथियों, हिम धन आलय बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, क्या चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण आपसे पूछा जा रहा है तो बताइए। यहां पर अगर बात करें, देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों वाक्य में विशेषण आपसे पूछा जा रहा है, ये चतुर विद्यार्थी की जब हम बात करते हैं, ये जो विद्यार्थी है ना साथियों इसकी विशेषता बताई जा रही किस शब्द के द्वारा, चतुर शब्द के द्वारा। तो चतुर शब्द क्या हो जाएगा साथियों, यही तो आपका विशेषण हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और अगर आपसे यहां पर यह पूछा जाता कि इस वाक्य में विशेष्य क्या है, तो विशेष्य क्या होता है साथियों, जिसकी विशेषता बताई जाती है ना उसको विशेष्य कहा जाता है। और यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है, तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर कुल मिला के यहाँ पर सी के साथ। और अगर आपसे यह पूछा जाता साथियों कि चतुर विद्यार्थी, तो चतुर तो साथियों आपको पता चल गया क्या हो गया, ये विशेषण हो गया और विद्यार्थी आपका विशेष्य हो गया। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त नाटक है, इसके रचनाकार आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये नाटक रचित है, चंद्रगुप्त जिसका नाम है। अब उसके बाद देखिए जिनका संबंध अध्यात्म से है उनके लिए एक शब्द अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप आंसर साथियों किसका लगाओगे, देखिए नैतिक और शास्त्रीय, धार्मिक तो नहीं लगाओगे, बचेगा क्या साथियों, आध्यात्मिक बचेगा। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को चुनिए, यानी कि अगर साथियों एग्जाम में आपसे पूछा जाए स्त्री का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, देखिए नारी होता है तो नारी तो सब ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है। अगर बात करें वनिता कहते हैं साथियों, यहाँ पर पनिता लिखा हुआ है जो कि गलत हो जाएगा, वनिता कहते हैं साथियों और यहाँ पर धनिता लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा। एक तो वनिता यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अगर बात करें साथियों त्रिया कहते हैं, प्रिया नहीं कहते, तो यहाँ पर अगर बात करें स्त्री के 3 आपको अभी फिलहाल साथियों पर्यायवाची याद रखना है कि एक तो त्रिया हो जाएगा, दूसरा वनिता हो जाएगा और तीसरा साथियों नारी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग की अगर बात करते हैं तो भाषा को अलंकृत करने के लिए किया जाता है या भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है या भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है या दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया आंसर जो साथियों मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि जो मुहावरे लोकोक्ति का इस्तेमाल जो किया जाता है वो अपनी भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अगर साथियों आप अपनी बोलचाल में, आप अपनी जो भाषा बोलते हैं उसमें अगर मुहावरों का इस्तेमाल कर लोगे, लोकोक्तियों का इस्तेमाल कर लोगे तो आपकी अगर साथियों बात करें जो भाषिक अभिव्यक्ति है वो प्रभावी बन जाएगी साथियों, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए कि पक्षी दाना चुग रहा है, यहाँ पर अगर बात करें रेखांकित शब्द क्या है साथियों, तो पक्षी है। तो इस पक्षी शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा नहीं है, बताइए। देखिए जो नभचर होता है इसको भी पक्षी कहते हैं, खग का मतलब भी पक्षी होता है, एक तरीके से अंडज का मतलब भी पक्षी
पंछी होता है। लेकिन जब पंकज की बात करते हैं तो पंकज का मतलब साथियों कमल होता है। तो कमल की अगर बात करें पंकज हो जाएगा, पंकज की बात करें कमल हो जाएगा। कुल मिला के साथियों पक्षी का पर्यायवाची इस पे कब पंकज नहीं है, तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चोर। इस पंक्ति में रस आपको बताना है कौन सा रस है। देखिए यहाँ पर हाहाकार एक शब्द ऐसा आया है जिससे हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर साथियों शांत रस नहीं होगा। यहाँ पर अगर बात करें करुण रस भी नहीं होगा, और बात करें साथियों कौन सा रस यहाँ पर होगा, भयानक रस होगा। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों के सूची 1 और सूची 2 यानी कि मुहावरे हैं और उनके अर्थ हैं, आपको बताना है कि कौन सा मुहावरा साथियों किस में मिल सकता है, बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें करवटें बदलने का मतलब क्या होता है, तो करवटें बदलने का मतलब साथियों क्या होता है, असर होना, धक्के खाना, लगातार काम में लगे रहना या बेचैनी के कारण ना सो पाना। तो मैं कह सकता हूँ करवटें बदलने का मतलब होता है मतलब बेचैनी होना या सो ना पाना, एक तरीके से करवटें बदलना कहलाया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ए का क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोल्हू का बैल का मतलब साथियों क्या होता है, तो कोल्हू का बैल का मतलब होता है, अगर बात करें साथियों कोल्हू के बैल का मतलब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो असर होना या धक्के खाना, लगातार काम में लगे रहने का मतलब होता है कोल्हू का बैल होना। उसके बाद हवा लगने का मतलब साथियों क्या होता है, हवा लगने का मतलब होता है असर होना, भैया उस पर असर होने लगा है यानी कि उस पर हवा लगने लगी है, उसको हवा लगने लगी है। ठोकरे खाने का मतलब क्या होता है साथियों, धक्के खाना होता है। तो कुल मिला के इन 4 मुहावरों के मतलब आपको समझ में आ गए हैं। तो अगर साथियों यहाँ पर बात करेंगे साथियों के पहले का ई था, पहले का बड़ी ई था और दूसरे का छोटी ई था, और यहाँ पर साथियों ऐसा कहाँ पर आपको नजर आ रहा है, पहले का बड़ी ई और अगर बात करें दूसरे का छोटी ई, तो ये तो ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। तो यही आपका सही उत्तर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह साथियों अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप क्या लगाओगे, यानी कि हस्तलिखित का साथियों अगर सामासिक विग्रह किया जाए तो हाथ पर लिखित बताओगे या हाथ से लिखित बताओगे या हाथ के लिए लिखित बताओगे या हाथ में लिखित बताओगे, तो क्या बताओगे साथियों, हाथ से लिखित बताओगे। मतलब हस्तलिखित का मतलब जो होता है वो हाथ से लिखित होता है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए गौरव का लागत से वही संबंध है जो नकल का किससे है। देखिए गौरव और लाघव की अगर बात करते हैं साथियों, गौरव लाघव का विलोम होता है। तो यहाँ पर साथियों नकल का विलोम क्या होगा, अकल होगा तो नहीं, मूल होगा, सकल होगा या दिमाग होगा। तो मैं कह सकता हूँ साथियों नकल का विलोम मूल हो जाएगा, क्योंकि मूल का मतलब एक तरीके से साथियों होता है असल। मूल का मतलब क्या होता है साथियों, असल होता है, तो नकल का विलोम मूल हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, बताने की कोशिश कीजिए। तो अगर बात करें साथियों इसमें से ये टोपी साथियों की अगर बात करें, टोपी जो है ना ये देशज शब्द है, और पेट भी देशज शब्द है, लाठी भी देशज शब्द है, लेकिन गमला साथियों ये देशज शब्द नहीं है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। वी उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है, बताइए। यानी कि एक ऐसा शब्द आपको बताना है जिसके उपसर्ग के रूप में साथियों वी आ रहा हो। तो बहन में तो कहीं पर नहीं आ रहा है, भीम में भी नहीं आ रहा है, बियर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं साथियों बी आ रहा है, लेकिन वी की अगर बात करें तो विमुख की अगर बात करें संधि विच्छेद करने पर वी प्लस मुख हो जाएगा। तो वी उपसर्ग साथियों किस ऑप्शन में आया है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले में आया है, और यही आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस पंक्ति में दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं। देखिए अगर बात करें साथियों एग्जामिनर ये प्रश्न डालता है तो कैसे आप इसको करोगे, मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ। मात्राओं को काउंट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है राम, तो राम में बड़ा आ की मात्रा लगी है तो ये 2 मात्राएं हो जाएगी। अगर किसी भी अक्षर में कुल मिला के मान लीजिए ये लिखा हुआ है तो इसमें 1 मात्रा लगी है, छोटा आ की मात्रा लगी। अगर मैं इसको ऐसे कर देता तो इसमें साथियों 2 मात्राएं लग जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद करूं अगर मान लीजिए कोई शब्द यहाँ पर लिखा है जैसे कि राम लिखा है तो इसमें बड़े आ की मात्रा है तो ये आपकी 2 मात्राएं हो जाएंगी, और माँ में छोटे आ की मात्रा लगी है 1 मात्रा हो जाएगी। वैसे ही ना में बड़ी आ की मात्रा ना लगी है तो ये 2 मात्राएं हो जाएगी, और माँ में छोटे आ की मात्रा लगी 1 मात्रा हो जाएगी। अब का में बड़ी ई की मात्रा लगी है तो साथियों ये एक तो देखिए का की मात्रा हो जाएगी और बड़ी ई लगी है तो यहाँ पर साथियों 2 काउंट होंगी मात्राएं। ला में बड़े ऊ की मात्रा, देखिए अगर खाली ला है तो इसमें 1 मात्रा होगी, लेकिन अगर बात कर लेते हैं ऐसे आ जाता है या ऐसे
से आ जाता है तो इसमें दो मात्राएं काउंट होती हैं, ये बात आपको साथियों ध्यान रखना है। अब अगर बात करें साथियों ला में बड़े ओ की मात्रा है ना, तो दो मात्राएं होंगी यहाँ पर। ला में छोटे आ की मात्रा एक मात्रा होगी। है इसमें साथियों दो मात्राएं होंगी, ठीक है ना, इसमें दो मात्राएं होंगी। अगर बात करें ला में बड़े ओ की मात्रा है, फिर से दो मात्राएं होंगी, और ला में छोटे आ की मात्रा होगी तो एक हो जाएगी। सा खाली है, यानी कि सा में छोटे आ की मात्रा एक मात्रा हो जाएगी। का में दो मात्राएं हो जाएंगी। ता में दो मात्राएं हो जाएंगी। ला में बड़े ओ की मात्रा लू है, दो मात्राएं हो जाएंगी, और टा में साथियों एक मात्राएं हो जाएगी। तो अब इन मात्राओं को एक बार काउंट कर लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि कुल मिला के साथियों इनमें कितनी मात्राएं हैं? 24 मात्राएं हैं। मेरा मानना ऐसा है कि अब अगर दुनिया की कोई भी पंक्ति आपको दे दी जाए, आप अगर उसमें पूछा जाए कि कितनी मात्राएं हैं, तो आप उस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दे दोगे, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्द अंशों को क्या कहा जाता है। तो हिंदी में शब्दों के बाद, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर हिंदी का एक शब्द लिखा राम, अब मैंने यहाँ पर ये लिखा राम ने खाना खाया, तो मैंने शब्द के बाद साथियों जोड़ने वाले शब्दांशों को एक तरीके से क्या कहेंगे? तो साथियों परसर्ग कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के आंसर की अगर बात करें, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए क्रोध रूपी अग्नि समास है, आपसे पूछा जा रहा है ये कैसा समास है? कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, या अगर बात करें अव्ययी भाव समास है, या बहुब्रीहि समास है? तो यहाँ पर तो साथियों कर्मधारय समास हो जाएगा, क्रोध रूपी अग्नि, ठीक है ना। तो आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि उत्थान का इनमें से कौन सा विलोम सही है? तो उत्थान का विलोम साथियों आप सभी लोग जानते हैं, उत्थान का विलोम होता है पतन, और जिनका आंसर यहाँ पर कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? यहाँ पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। देखिए समरूपी मतलब समान रूप, जिसका समान रूप हो, यानी कि जो शब्द देखने में समान लग रहे हो। भिन्न मतलब अलग अलग अर्थ, मतलब अर्थ अलग हो, देखने में समान लग रहे हो और अर्थ उनका अलग हो, वो जोड़ा आपको चुनना है। तो यहाँ पर तो एक रूप नहीं दिख रहा है, समान रूप नहीं दिख रहा है, तो नहीं हो सकता। यहाँ पर भी समान रूप नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर साथियों समान रूप आपको दिख रहा होगा। अवधि और अवधि बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन इनके जो अर्थ होते हैं वो भिन्न होते हैं, वो अलग होते हैं। अवधि की अगर बात करें तो एक बोली होती है, और अवधि की बात करें एक ये समय होता है साथियों, समय सीमा होती है। तो कुल मिला के साथियों इस प्रश्न का आपका सही जवाब अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए कि गोधूम शब्द साथियों ये कैसा है? तो गोधूम की बात करें ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए साथियों अगर आप यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और तब जब तक साथियों आपका एग्जाम है, जब तक अगर पढ़ाई कर लेते हैं आप साथियों बहुत ही शानदार तरीके से, तो एग्जाम को क्रैक करने से साथियों कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। यानी कि इस बार साथियों वर्दी आपके बदन पर होगी, इतना मैं कहूंगा, इससे ज्यादा साथियों मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? यानी कि तत्सम की अगर बात करें, कभी भी साथियों 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा जाए तत्सम बताइए। देखिए तत्सम का उच्चारण, तत्सम और तद्भव में कुछ अंतर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तत्सम को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बच्चे से पढ़ाओगे, छोटे से बच्चे से, तो वो उसको पढ़ने में दिक्कत महसूस करेगा, लेकिन तद्भव शब्द फटाक देसी पढ़ देगा। पहला ट्रिक, यानी कि जो जिन शब्दों का उच्चारण थोड़ा सा करना कठिन होता है, पढ़ना कठिन होता है, वो तत्सम शब्द होते हैं, लेकिन जिनको बच्चा झट से पढ़ देता है वो आपके तद्भव शब्द हो जाते हैं। पहली बात, जिनका हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं जिन शब्दों का, वो आपके तद्भव शब्द होते हैं, लेकिन जिन शब्दों का हम बहुत कम या ना के बराबर बोलते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे से अगर पढ़वाओगे, आसरा पढ़ देगा, आग पढ़ देगा, आम पढ़ देगा, पढ़ आलस से भी देगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी से पढ़ेगा। तो जो डिफिकल्टी से साथियों शब्द पढ़े जाए वही आपके तत्सम होते हैं। ये एक छोटी सी साथियों ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाया। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल इसमें से कौन सा है? देखिए यहाँ पर लिखा है मैं जाऊंगी, तो साथियों फ्यूचर का हो गया, भविष्य का हो गया। यहाँ पर वर्तमान काल की बात की गई है। वह पढ़ रहा था, वह घूमने जा रही है, ठीक है, वह पढ़ रहा था, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। तो वर्तमान, पूर्ण का मतलब होता है परफेक्ट, मतलब वो काम हो चुका है। तो वो घूमने जा रही है, क्या पता अभी भी रास्ते में, अभी भी जा रही हो, तो ये तो पूर्ण वर्तमान काल नहीं होगा। वह पढ़ रहा था, क्या पता अभी भी पढ़ रहा हो, तो ये भी पूर्ण वर्तमान काल नहीं होगा। वो हमारे पढ़ने का समय हो गया है, मतलब समय अब वो हो चुका है कि जो हमारे
पढ़ने का है, तो चुका यहाँ पर साथियों आ गया। और अगर बात करें यही आपका कैसा काल हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। खाली जगह की अगर बात करें, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राम ने देखी, तो चित्र देखी, बच्चे देखे, तस्वीर देखी या घोड़े देखे। तो राम साथियों अगर बात करें, चित्र कैसा, बच्चे कैसे, ठीक है, घोड़े कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर देखी शब्द अंत में आया है, यानी कि कोई शब्द जो हमें लिखना है ना वो स्त्रीवाचक होना चाहिए। तो चित्र कैसा यानी कि राम ने चित्र देखा आना चाहिए, ये तो पुल्लिंग हो जाएगा। बच्चे, राम ने बच्चे देखे, तो देखे आना चाहिए यहाँ पर। तस्वीर के साथ स्त्रीलिंग है तस्वीर, तो यहाँ पर साथियों देखी चल जाएगा। घोड़े के साथ भी देखी नहीं आएगा, राम ने घोड़े देखे, घोड़े देखे होना चाहिए, देखी थोड़ी ना। तो कुल मिला के खाली जगह में जो सही शब्द बैठेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ बैठेगा, और जिनका आंसर यहाँ पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए उसके बाद देखिए, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो किस वर्ण के बाद आता है साथियों, का के बाद आता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। लड़की शब्द का बहुवचन अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, लड़कियां के साथ अगर आपका आंसर जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, राम ने नई पुस्तक लाया, इस वाक्य में आपको बताना है राम के बारे में, यानी कि क्या साथियों, आपको बताना है कि राम ने, अच्छा विशेषण है, मतलब राम कैसा शब्द है, क्या एक विशेषण है, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या भाववाचक संज्ञा है, या कर्म कारक है, बताइए। कर्म कारक क्या होगा, अगर मान लीजिए कि राम को खाना पसंद है तो यहाँ पर जो कोई शब्द होगा ना वो आपका कर्म कारक हो जाएगा। भाव की अगर बात करें तो कोई यहाँ पर भाव नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक की अगर बात करें साथियों, विशेषण की बात करें, विशेषण आपका क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मोटा आदमी, तो इसमें मोटा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी राम ऐसा भी नहीं सुशोभित कर रहा है कि कोई कहता कि भाई बड़ा राम कहते, या सुंदर राम कहते, या पवित्र राम कहते, तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं आया है, तो पवित्र वहां पर विशेषण होता, ठीक है ना। तो ये भी नहीं आता है। राम की अगर बात करें, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है, किसी का नाम आता है, तो वो हमेशा साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट होगा। अगर किसी का, बालक का, बालिका का, स्त्री का, पुरुष का, किसी का भी नाम आ रहा है इंसान का, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन अगर शब्द आ रहा है आदमी तो वो जातिवाचक होगा, अगर शब्द आ रहा है औरत तो वो जातिवाचक शब्द होगा, अगर बालक आए, बालिका आए तो वो साथियों जातिवाचक शब्द होगा। लेकिन अगर किसी का विशेष तरीके से नाम आए तो वो आपका व्यक्तिवाचक होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। साथियों आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं किया है तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को एक बार लाइक आप सभी लोग अवश्य कर दीजिए, और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है, क्योंकि क्लास अभी साथियों थोड़ा और लंबा चलेगी। अभी हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़े हैं, अभी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस होंगे, फिर साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, फिर मैथ के क्वेश्चंस होंगे। तो आज साथियों हमें बहुत कुछ पढ़ना है, और आज ही इसी एकमात्र इस वीडियो में हमें अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा लेना है। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैं अगर बात करूं साथियों कि मैं यहाँ पर एक शब्द लिखूं काला मोहन, मैंने यहाँ पर लिखा काला मोहन, तो मोहन की तारीफ किसने बताई या मोहन की विशेषता किसने बताई, काले ने बताई। यानी कि जो किसी नाम के पहले शब्दों को हम लगा लें वो आपके क्या कहलाए जाते हैं, वो आपके विशेषण कहलाए जाते हैं। तो अगर बात करें साथियों, क्या हम राही मोहन यहाँ पर लिख सकते हैं, राही मोहन नहीं लिख सकते, अच्छा नहीं लग रहा है। चुनौती मोहन भी नहीं लिख सकते हैं, अरे भाई हमें कौन सा विशेषण ये तो बताना, और विशेषण किसी नाम के पहले हम लगा सकते हैं। कंटक आदमी कहें तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ अगर हम क्रोधी आदमी कहें, अरे बहुत क्रोधी है, क्रोधी आदमी है, तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर ठीक लग रहा है। तो इस ट्रिक से भी आप लोग थोड़ा सा 99% है कि ये ट्रिक थोड़ा सा पॉसिबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोधी आदमी की अगर बात करें तो ये आपका साथियों विशेषण हो जाएगा, आंसर आपका जाएगा ए के साथ, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। देखिए पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है, पुनः यानी कि रिपीटेशन, बार बार वो शब्द आना। तो यहाँ पर लिखा है दो समानार्थी शब्द, जैसे कि मैंने यहाँ पर दो समानार्थी शब्द लिखे, धीरे और धीरे, ठीक है ना, दो शब्द लिखे धीरे धीरे, पुनरुक्ति हो रही ना इनकी। तो इनके बीच में हम यहाँ पर साथियों कौन से चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहाँ पर साथियों इस चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस
चिन्ह को क्या कहा जाता है? इस चिन्ह को साथियों योजक चिन्ह कहा जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो चिन्हों के बारे में साथियों मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए, योजक चिन्ह के बारे में, इसको डैश भी कहते हैं साथियों, योजक चिन्ह भी कहते हैं। अब उसके बाद देखिए, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए देखिए, प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, क्रिया के आधार पर या सर्वनाम के आधार पर बताइए। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि वह खेलता है, ठीक है ना, वह खेलता है मैंने यहाँ पर लिखा। अगर मैं यहाँ पर लिख देता कि वह खेलती है, वह खेलती है, मैं यहाँ पर साथियों लिख देता। अब यहाँ पर मुझे ये बताइए, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण यहाँ पर किसके आधार पर हुआ है? अगर मैं यहाँ पर क्रिया को चूज कर लूँ और यहाँ पर मैं कहूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है खेलता, तो आपको लग रहा है कि लिंग क्या होगा? लिंग पुरुष लिंग होगा, यानी कि पुरुषवाचक लिंग होगा वहां पर, ठीक है ना। तो ये क्रिया है और क्रिया को देखकर ये बता सकते हैं कि स्त्रीलिंग की बात चल रही है या किसी स्त्रीलिंग की या किसी पुरुषवाचक शब्द की बात चल रही है। यहाँ पर साथियों जैसे ही खेलती हुआ यानी कि क्रिया चेंज हुई तो हमने समझ लिया कि लड़की की बात चल रही है। तो अगर बात करते हैं साथियों, लिंग निर्धारण करना हो, लिंग के बारे में पता करना हो कि स्त्री है पुरुष है, तो साथियों क्रिया के आधार पर किया जाता है ये, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उक्त वाक्य में कितने विशेषण है? ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। साथियों लेवल को मैंने बहुत सटीक कर दिया है, बहुत एग्जाम के बिल्कुल नजदीक कर दिया है। यानी कि अगर बात करें साथियों, आपकी एक आंख से दूसरी आंख के बीच जितनी दूरी है, इतनी दूरी मैंने कर दी है साथियों आपकी और आपके सिलेक्शन की। तो बस सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, जितने भी दिन बचे हैं बहुत शानदार तरीके से साथियों टारगेट सिलेक्शन से आपको तैयारी करते रहना है। और जो दो आंखों के बीच की दूरी है वो भी मैं बहुत जल्द आपकी खत्म कर दूंगा और वर्दी आपके बदन पर होगी। तो वह आदमी, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विशेषण कितने हैं, बताइए। चलिए, मैंने आपको बताया था मोटा आदमी, ये दो बातें आपको ध्यान रखना है, बस स्ट्रिक के हिसाब से आप कर दोगे। तो मैं यहाँ पर ये पूछा जा रहा हूँ कि किसी चीज की विशेषता बताई जा रही किन शब्दों के द्वारा। देखिए, एक तो वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग था, एक तो ये जो है ना, इसकी विशेषता इस शब्द के द्वारा बताई जा रही, तो ये एक विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ पर आदमी लिखा हुआ है, आदमी की विशेषता वह शब्द के द्वारा बताई जा रही, तो ये दूसरा विशेषण हो जाएगा। यानी कि दो विशेषण साथियों हो चुके हैं। अब अगर बात करें साथियों यहाँ पर कि घर की विशेषता, यानी कि आपके घर की विशेषता, घर की विशेषता आपके शब्द के द्वारा बताई जा रही है, तो यहाँ पर ये तीसरा विशेषण हो जाएगा। तो कुल मिला के इस पंक्ति में साथियों कितने विशेषण है? 3 विशेषण है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? अब आपसे साथियों ये पूछा जा रहा है। देखिए, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है 4 तरीके के ऊष्म व्यंजन होते हैं साथियों। कौन कौन से? शा, शा, सा, हा, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते हो, इनको याद कर लेते हो, तो जो एग्जाम में प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो आप कर डालोगे, क्योंकि साथियों 3 एग्जाम में ऊष्म व्यंजन दिए जाएंगे और एक कुछ और दे दिया जाएगा। तो कुल मिला के साथियों अगर आपका आंसर भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। शत्रु के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को आपको चुनना है। तो इसमें से साथियों कौन कौन से शत्रु के पर्यायवाची है? देखिए, दुश्मन को ही कहते हैं शत्रु, तो दुश्मन तो हर एक ऑप्शन में है। उसके अलावा साथियों ऑप्शन नंबर ए वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर आरी लिखा हुआ है, आरी का मतलब होता है शत्रु, तो ये वाला साथियों ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर भी लिखा हुआ है आरी, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और अगर बात करें साथियों, रिपुर का मतलब नहीं होता है शत्रु, रिपु का मतलब होता है शत्रु। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा निकलता है जिसमें सभी शब्द साथियों शत्रु के सही पर्यायवाची है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला शब्द निकलता है। तो यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आप सभी को याद रखना है कि शत्रु को रिपु, आरी और दुश्मन कहा जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए साथियों, जो किसी के उपकार को यानी कि एहसान को याद करता हो, उसके एहसान को मानता हो, उसको क्या कहेंगे? यानी कि आपका एक दोस्त ऐसा है जो आपके किए हुए एहसान को मानता है, तो उसको कृतज्ञ कहा जाएगा। लेकिन आपका एक दोस्त ऐसा है कि उस पर जितने भी आप एहसान कर दो, वो आपके एहसान की कोई वैल्यू नहीं करता, कोई कदर नहीं करता, आपके एहसान को नहीं मानता, आपके उपकारों को नहीं मानता, उसको कृतज्ञ कहा जाएगा। क्या? कृतज्ञ और कृतज्ञ में अंतर मैंने आपको बता दिया। और ये 2 प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। चलिए,
अब उसके बाद देखिए कि गिरीश के लिए सही संधि विच्छेद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए गिरीश की जब हम साथियों यहाँ पर बात करेंगे तो एक सार्थक शब्द बनेगा गिरी और एक सार्थक शब्द बनेगा ईश। तो यहाँ पर गिरीश का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा, गिरी धन ईश होगा। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयव किंतु परंतु ठीक है, किंतु है, परंतु है, पर है, लेकिन है, मगर है आदि के पहले लगने वाला चिन्ह को साथियों यहाँ पर कौन सा चिन्ह आता है। जैसे कि अगर बात करें, देखिए यहाँ पर अगर बात करें ना साथियों, यहाँ पर पूछा जा रहा है किंतु लिखा हो, परंतु लिखा हो, पर लिखा हो, लेकिन लिखा हो। मैं अच्छा तो हूँ लेकिन पढ़ने में बहुत कमजोर हूँ, तो इस लेकिन से पहले कौन सा चिन्ह आएगा। पूर्ण विराम कैसे आ सकता है, जब बात खत्म हो जाती है वहां पर पूर्ण विराम आएगा। यहाँ पर साथियों बात करें, देखिए यहाँ पर भी कौन सा एक चिन्ह लगा है, कहा जिसको हम लोग कॉमा बोलते हैं, और हिंदी में साथियों इसको हम लोग अल्प विराम बोलते हैं। इसलिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो साथियों अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा, जो कि यहाँ पर साथियों आप लोग ऐसे करके देख रहे हो। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है साथियों, एक पंक्ति आपके सामने है, इसको पढ़ के आपको बताने कि इसमें से कौन सा रस है। जब भी आपका इस प्रकार का प्रश्न है कि बताइए भाई ये पंक्ति आपके सामने लिखी, इसमें से कौन सा रस है, तो उस पंक्ति को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। उस पंक्ति में ही साथियों उसका उत्तर छुपा होगा। और अगर बात करें तो पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें कौन सा रस हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, बन बितान रवि शशि दिया, क्योंकि आप कितनी पंक्तियों की प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस तो आपको करना है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी पढ़ी हुई पंक्ति ही आपके एग्जाम में आ जाए। तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ भाई पंक्ति को पढ़ के भी उसमें से रस बताया जा सकता है। देखिए कोई ना कोई एक ऐसा शब्द होगा जो हमें आंसर बता देगा। बन बितान रवि शशि दिया, कुछ समझ में नहीं आया। फल भक सलिल प्रवाह, अवनी सेज पंखा पवन, अब ना कछु परवाह। क्या लिखा हुआ है साथ यहाँ पर, अब ना कछु परवाह। भैया अब कुछ नहीं परवाह है, तो यहाँ पर अद्भुत रस तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। और रौद्र रस भी साथी यहाँ पर नहीं हो सकता। अब कुछ परवाह नहीं है, भक्ति भी कैसे हो सकता, अगर भक्ति होता तो परवाह होता या कुछ ध्यान होता, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों शांत रस है, जब इंसान शांत होता है तो कहते भाई अब कोई चिंता नहीं, अब कोई परवाह नहीं। तो यहाँ पर अगर बात करें आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सही शब्द बताना है कौन सा। देखिए औघो, यहाँ पर लिखा है औघीकरण, ये बिल्कुल गलत है साथियों। सही की अगर बात करें साथियों किस प्रकार से लिखा जाता है, तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। औघोगी करण होता है साथियों, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से साथियों लिखा जाता है औगरण, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद लिखा हो साथियों मुमूर्षु, यहाँ पर मुमूर्षु साथियों बिल्कुल सही लिखा है, सही लिखा है तो यही आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। यहाँ पर साथियों याग वल के लिखा है, याग वल के नहीं होता है साथियों, क्या होता है ये तो याग बिल्कुल सही लिखा हुआ था। और क्या साथियों आएगा, वाह आएगा, आधा ला आएगा और आधा का आएगा और ये आएगा, यानी कि याद वल के होता है साथियों। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर वाल्मीकि लिखा हुआ है, वाल्मीकि नहीं होता है, वाल्मीकि होता है, यानी कि माँ में बड़ी ई की मात्रा आएगी और का में छोटी ई की मात्रा आएगी, बस इतना अंतर है। तो कुल मिला के अगर बात करें आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहा जाता है। अगर मैं आपसे बताऊं, मैं दुनिया में पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नाम ले लूं, मार्क जुकरबर्ग हो, बाइडन हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, या किसी आनंदीबेन पटेल हो, या मैं हूँ साथियों, या आप हो, मोहन हो, राकेश हो, दुनिया में किसी का भी नाम अगर है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको संज्ञा कहा जाएगा। अगर किसी भी वस्तु का नाम है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे संज्ञा कहा जाएगा साथियों। अगर किसी भी स्थान का नाम है, अगर मैं साथियों कहूँ कि मान लीजिए जयपुर है, या मैं कहूँ साथियों किसी स्थान का नाम, कोई भी स्थान है, चौरी चौरा, कोई भी मतलब कह सकते हैं, तो वो साथियों क्या होगा, उसको संज्ञा कहा जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, तो उसको क्या कहा जाएगा साथियों, संज्ञा कहा जाएगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। और जिन स्थानों की जगह पर यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा साथियों, गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक है ना, और फिर दूसरी लाइन से आपने क्या शुरू कर दिया, उसकी एक पूंछ होती है। तो यहाँ पर गाय तो आपकी संज्ञा थी, लेकिन अब इस संज्ञा की जगह पर आपने किसका इस्तेमाल करने लगे, उसकी
पूछ होती है उसकी का इस्तेमाल करने लगे तो उसकी क्या हो जाएगी, आपकी सर्वनाम हो जाएगी। ठीक है ना। विशेषण आप सभी को पता है कि क्रिया की विशेषता, मतलब क्रिया की नहीं, जो जैसे कि मान लीजिए संज्ञा की विशेषता बताई, जैसे कि मोहन है, मोहन की विशेषता मैंने बताई, मोहन मोटा है या मोहन गोरा है, तो ये गोरा क्या हो जाएगी, मोटा क्या हो जाएगी, आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना। क्रिया तो आप सभी को पता है, खेलना, दौड़ना, चलना, ये सब क्रिया है। अब उसके बाद देखिए 38वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर साथियों अब आपके सामने सामान्य ज्ञान के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। अभी हम लोगों ने हिंदी के प्रश्न देखे, अब हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम लोग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, और पूरी रीजनिंग के और पूरी मैथ के साथ एकदम निचोड़ देखेंगे, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, देखिए महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर कुछ संगठन है और उनकी साथियों क्या है, उनकी कब स्थापना हुई थी, ये है। तो अगर बात करते हैं साथियों आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो 1875 में आपसे पूछा जा सकता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, तो साथियों 1892 में तो नहीं हुई, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। उसके अलावा साथियों प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में ही हुई थी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ही हुई थी। तो पूछा गया है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला युग्म सुमेलित नहीं है, और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नवरत्न किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग यानी कि जब उन्होंने अपने घर को छोड़ा था, तो इसका जिक्र, मतलब इसको बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से पुकारा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको साथियों महाभिनिक्षुक्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है, महाभिनिक्षुक्रमण कहा गया है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। सांची के स्तूप का निर्माण साथियों किसने करवाया था, तो सांची के स्तूप का निर्माण तो अशोक ने करवाया था। आंसर आपका सी के साथ। सहतारा की अगर बात करें या सितार के जनक की अगर बात करें, तो अगर सितार के जनक की बात करें तो अमीर खुसरो बताना, और सहतारा के जनक की बात करें तब भी आपको अमीर खुसरो ही बताना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जोजिला दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर बताना। अगर आपसे पूछा जाए बारालाचा दर्रा कहाँ पर है साथियों, तो हिमाचल प्रदेश बताना। अगर आपसे पूछा जाए लिपू लेक दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड बताना। लेकिन साथियों अगर आपसे बोमडिला दर्रा पूछा जाए तो ये सिक्किम में नहीं है साथियों, अरुणाचल प्रदेश में है। तो कौन सा युग्म साथियों सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं होगा। तो यही आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न बताइए। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, तो भारी वर्षा साथियों कहां पर होती है, कोरोमंडल तट पर होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका सी के साथ। संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग साथियों कौन सा है, तो कौन सा है साथियों, उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे परीक्षा में साथियों आपसे पूछा जा सकता है। मैकमोहन रेखा के द्वारा अलग किए जाने वाले दो देश, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि किन दो देशों के बीच साथियों मैकमोहन रेखा है, तो भारत और चीन के बीच साथियों मैकमोहन रेखा है। ये बात, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट था। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तो मैं कह सकता हूं साथियों नेशनल हाईवे 7। ये आपको ध्यान रखना है, नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। आंसर आपका बी के साथ। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाए और कीमतें बढ़ जाए उसको क्या कहा जाता है, बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसको साथियों मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्या, मुद्रास्फीति की जब स्थिति होती है तो इसमें साथियों मुद्रा का मूल्य तो गिर जाता है लेकिन कीमतें बढ़ जाती हैं। तो आंसर आपका अगर था ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल सही था। भारत में हरित क्रांति की साथियों शुरुआत कब की गई, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1966 से लेकर साथियों 1967, यानी कि अगर बात करें भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई। उसके बाद देखिए भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। तो आंसर की अगर बात करें तो तृतीय क्षेत्र का है। राइट आंसर की अगर बात करें आंसर आपका जाएगा सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे, और वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि ये क्लास आपको साथियों कैसी लग रही है। चलिए
अगले नंबर का प्रश्न है कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के कौन से सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, बताइए। तो यहाँ पर सरकार के विरुद्ध अगर हमें अविश्वास प्रस्ताव साथियों लाना हो तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको हम कहाँ लाएंगे, लोकसभा में लाएंगे, ठीक है ना। तो इसको कहाँ लाया जाता है साथियों, लोकसभा में लाया जाता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके आधार पर संशोधन किया जाता है, संशोधन मतलब करेक्शन किया जाता है। अगर संविधान में कुछ सुधार करना हो तो कौन सा अनुच्छेद साथियों हमें ये आज्ञा देता है कि संशोधन किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 68 ये आज्ञा देता है कि संविधान में कुछ संशोधन किया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो कौन कौन से अनुच्छेद की अगर बात करें, अनुच्छेद 36 से लेकर साथियों अनुच्छेद 51 तक किसका जिक्र किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। आंसर आपका सी के साथ। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का तो अधिकार है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। वो कार्यवाहियों में साथियों लोकसभा में भाग ले सकता है, वहां पर आ सकता है, लेकिन वो मत नहीं दे सकता है। तो किसकी बात चल रही है, किसका जिक्र चल रहा है साथियों, महान्यायवादी का जिक्र चल रहा है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए गोल, क्या गोल ये किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है, यानी कि अगर बात करें साथियों गोल एक आत्मकथा है। और किसकी आत्मकथा है साथियों, तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये हॉकी के साथियों खिलाड़ी थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करेंगे कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त तो साथियों संयोजी ऊतक है, राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है तो कहां से कहां तक होती है, तो ये तो साथियों 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। राइट आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे ए के साथ जाएगा। चलिए निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव जिसको हरित गृह कहा जाता है इस पर ज्यादा असर डालता है, तो कौन सी की बात चल रही है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात चल रही है साथियों, ज्यादा असर डालता है हरित गृह पर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है, तो किसकी अगर बात करें साथियों, क्या आपका राइट आंसर होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा साथियों सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा कौन सा सही सुमेलित है आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें इसमें से साथियों एक बुक्सा जनजाति मुझे ऐसी दिख रही है जो कि बिजनौर में पाई जाती है। कहां पर निवास करती है, बिजनौर में निवास करती है बुक्सा जनजाति। तो कौन सा सही सुमेलित है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही सुमेलित है और यही आपका सही उत्तर है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में पहला विकलांग विश्वविद्यालय साथियों कहां पर स्थापित किया गया है, तो कहां पर स्थापित किया गया था साथियों, चित्रकूट में स्थापित किया गया था। अगर ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि यूपी का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर है, तो चित्रकूट में है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज साथियों कहां पर स्थित है, तो कहां पर है, आगरा में स्थित है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली जो है ना, तो इस लखनऊ शैली का विकास किसके द्वारा किया गया था, यूपी में जो चित्रकला की है लखनऊ शैली, तो इसका विकास साथियों असित कुमार हलदार ने किया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। साथियों सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे कह सकता हूं साथियों शुरुआत से आपने चले थे और अगर अंत तक आप साथियों इसी प्रकार से चलते जाएंगे तो वर्दी पाना, सिलेक्शन पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि साथियों जो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं, जो लोग सिलेक्शन हो चुका है जिनका पिछली भर्ती में, वो साथियों ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट की एक तरीके से प्रैक्टिस करते थे। तो यहाँ पर डेली आपको साथियों मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसको आप लोग ज्वाइन कीजिए साथियों, डेली क्लास होती है यूपी पुलिस की, ठीक है ना। तो आप सभी लोग साथियों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कार्तिक है ना, ये एक लोक नृत्य है, ये कहाँ का है, कहाँ पर किया जाता है साथियों, तो ये तो बुंदेलखंड में किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी थी, बताइए। तो कौन सी की बात चल रही है साथियों, मुगल शैली की बात चल रही है। यानी कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की जो चित्रकला शैली थी उसको मुगल शैली कहा जाता था। उसके बाद देखिए थाने का भार साधक अधिकारी साथियों होता है, तो कौन होता है साथियों, उप निरीक्षक होता है।
है? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, पुलिस लोक सड़क इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी, कौन सी धारा साथियों? तो धारा 33 के अंतर्गत। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवर्त होने की तिथि, यानी कि कब साथियों प्रवर्त हुई थी? तो 10 अगस्त 2001 को प्रवर्त हुई थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों का प्रावधान है? तो पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा में साथियों? धारा 23 में आप लोग ध्यान रखेंगे, पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो मेल बॉक्स साथियों कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे साथियों मेल बॉक्स कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि पारिस्थितिक अनुक्रमण का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो किसने किया था साथियों? होल्ट ने किया था। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। और क्यों इनका नाम आपको ध्यान रखना है? क्योंकि पारिस्थितिक अनुक्रमण का सबसे पहले अध्ययन साथियों इन्होंने ही किया था। अगले नंबर का प्रश्न है कि मिस्र की राजधानी क्या है और मिस्र की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा भी बताइए और राजधानी भी बताइए। तो मिस्र की राजधानी तो साथियों काहिरा है और मुद्रा साथियों क्या है? पाउंड है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए कि सॉफ्टवेयर पायरेसी ये क्या होता है? कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बंद हो जाना, सॉफ्टवेयर की नकली कॉपी तैयार हो जाना, या ए और बी दोनों सही है? तो मैं कह सकता हूं साथियों, जब सॉफ्टवेयर की नकली कॉपी तैयार हो जाती है तो उसको कहा जा सकता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए, तो चलिए साथियों, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग के प्रश्न और उसके बाद देखेंगे मैथ के प्रश्न। तो रीजनिंग का साथियों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सीमेंट को और ईंट को और भवन निर्माण सामग्री के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है? देखिए, अब सबसे बड़ा चीज ढूंढिए यहाँ पर, क्या बड़ी चीज है? भवन निर्माण सबसे बड़ा है, यानी कि अगर बात करें भवन को बनाने में सामग्री, भवन निर्माण सामग्री यानी कि भवन को बनाने में जिन जिन सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है ये वो है। और उसके अंदर ही साथियों ईंट भी आएगी और उसके अंदर ही साथियों सीमेंट भी आएगा। तो ऐसी आकृति साथियों आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रही है? ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रही है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस टाइप का साथियों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और मैं हर साथियों मॉक टेस्ट में इस प्रकार का 1 से 2 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। अब उसके बाद देखिए, बच्चों की एक कतार में सौम्या एक लड़की है, बच्चों की कतार में सौम्या का क्रमांक जो है वो ऊपर से 27वां है, ठीक है? तो मान लेते हैं साथियों ये हम लोग ये कोई पहला होगा, यहाँ पर यहाँ से चलता है, ठीक है? और यहाँ पर साथियों क्या आ जाता है? यहाँ पर 27 नंबर आ जाता है। और इस 27 नंबर पर साथियों कौन है? इस 27 नंबर पर यहाँ पर बताया गया है कि सौम्या है, ठीक है ना? इसकी रैंक ये हो जाती है ऊपर से। लेकिन ध्यान दीजिए ये साथियों ऊपर से नीचे आई है। अच्छा, उसके बाद लिखा है तथा नीचे से, जो नीचे से सौम्या की रैंक है वो नीचे से साथियों सौम्या की रैंक यहाँ पर कितनी है? 51 है, ठीक है ना? तो नीचे से साथियों 51 है, ऊपर से 27 है। पूछा जा रहा है बताइए इस कतार में कुल कितने बच्चे हैं? तो अगर बात करें ऊपर से 27 है और नीचे से 51 है तो साथियों इसमें से एक घटेगा, कुल मिला के हर बार ऐसे ही होगा और 50 इसमें जुड़ जाएगा साथियों, क्योंकि सौम्या को 2 बार जोड़ा गया है ना, ऊपर से भी एक बार जोड़ा गया है और नीचे से भी एक बार जोड़ा गया है। तो सौम्या को तो एक ही बार जोड़ेंगे ना, इसलिए साथियों या तो 51 में से एक घटा दो या 27 में से एक घटा दो। एक घटा के साथियों आप दोनों नंबर को जोड़ोगे तो आपको साथियों कुल बच्चे मिल जाएंगे। कुल कितने बच्चे हैं? तो 77 बच्चे हैं और 77 ऑप्शन नंबर सी में हो तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। प्रताप के सम्मुख उत्तर दिशा है। प्रताप के सम्मुख क्या है साथियों? जैसे जैसे कहता रहे वैसे वैसे आप करते जाओ, यानी कि प्रताप मान लीजिए साथियों ये है और प्रताप के सामने उत्तर दिशा है, यानी कि साथियों प्रताप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इधर की तरफ, ठीक है? उसके बाद कहा गया कि वह 30 किलोमीटर आगे चलता है, यानी कि उत्तर की तरफ ही चलेगा, तो 30 किलोमीटर साथियों उत्तर की तरफ चल दिया। उसके बाद बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो साथियों बाएं मुड़ा, ये 15 मीटर हमने यहाँ पर चला दिया, 15 मीटर चला दिया। अब वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है साथियों, यहाँ पर अब ये दाएं मुड़ गया और यहाँ पर 50 मीटर चल गया, ठीक है? उसके बाद कहा गया अंत में दाएं मुड़ जाता है और अंत में फिर से साथियों दाएं मुड़ता है। प्रताप अब किस दिशा की ओर जा रहा है? तो दाएं मुड़ेगा तो साथियों इधर जा रहा है। तो पूछा जा रहा है ये किस दिशा में साथियों जा रहा है? तो ये तो आपको ध्यान रखना है, ये तो पूर्व की दिशा होती है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूर्व के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो यहाँ पर साथियों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ इस प्रश्न को करने का तरीका क्या है। बताइए इस प्रश्न का सही राइट आंसर आपका क्या होगा? देखिए
सबसे पहले लेटर को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 है साथियों। कितने के पेयर में साथियों जाएगा? 4 के पेयर में हम लोग देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 एक पेयर हो गया, 1 2 3 4 एक पेयर हो गया, 1 2 3 4 एक पेयर हो गया, और बाकी बचा 1 2 3 4। यानी कि शुरू में तो ए बी बी है, ठीक है ना, और अंत में क्या है? बी बी ए है। तो ए बी बी है तो यहाँ पर भी साथियों ए लिखा है, यहाँ पर साथियों बी आ जाएगा, ए बी बी हो जाएगा, और अंत में क्या है? ए है, तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा। यानी कि अगर बात करें साथियों, ए बी बी ए लिखा हुआ है, ए बी बी ए, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, ए बी यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। तो हमने साथियों पेन से कौन कौन से लेटर लिखे वो यहाँ पर आप लोग एक बार लिख लीजिए। तो बी लिखा है, ए लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है और ए लिखा है। तो देख लीजिए साथियों, बी डबल ए बी ए कहीं पर लिखा हुआ है, तो बी डबल ए बी ए साथियों बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, और यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए कि 24 के बाद साथियों 29 आया है, 29 के बाद 39 आ गया है, फिर 39 के बाद यहाँ पर क्या नंबर आएगा, और फिर उस नंबर के बाद 74 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें, सीधा सीधा नजर आ रहा है साथियों, 24 से 29 हुआ है तो 5 बड़ा है, 29 से 39 हुआ है साथियों तो 10 बड़ा है। तो यहाँ पर क्या साथियों, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 20 बढ़ाएंगे, देख लेते हैं हम लोग एक बार। 5 बढ़ाया, फिर उसका डबल 10 बढ़ाया, फिर उसका डबल 20 बढ़ा के देख लिया। तो अगर 20 बढ़ाएंगे साथियों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 59 आ जाना चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर 59 आ गया तो यहाँ पर साथियों 40 बढ़ाएंगे, तो क्या साथियों 59 में 40 बढ़ाने पर 74 आता है? तो बिल्कुल नहीं आता है। तो ये लॉजिक साथियों नहीं लगेगा, ये लॉजिक फेल हो गया। अब अगर बात करें, देखिए 5 बढ़ाया तो 5 बढ़ा दिए यहाँ पर, इसके बाद साथियों 10 बढ़ाया, तो यहाँ पर अब साथियों 20 नहीं बल्कि 15 बढ़ेगा। 5 10 15 का मामला लग रहा है। तो 15 जब साथियों इसमें बढ़ाएंगे, 39 में साथियों 15 बढ़ाने पर यहाँ पर 54 आएगा। अब 54 में देखिए 5 बढ़ाया, 10 बढ़ाया, 15 बढ़ाया, तो जाहिर सी बात है अब इसको यहाँ नंबर लाने के लिए 20 नंबर बढ़ाएंगे। तो 54 को 20 बढ़ाएंगे साथियों, क्या 74 आता है? तो बिल्कुल 74 आता है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा नंबर आ जाएगा? 54 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आंसर हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि AZBY है, उसके बाद CXDW आया है, और फिर EVFU है। तो यहाँ पर साथियों आपको बताने कौन सा विकल्प आ जाएगा, A B C या D आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी साथियों, A का Z लिखा गया है और B का Y लिखा गया है, C का X लिखा गया है, D का W लिखा हुआ है, E का V लिखा हुआ है और F का, मतलब मुझे ये कैसे समझ में आया? मुझे ये यहाँ समझ में आया, A का Z लिखा है, B का Y लिखा है। देखिए A का अगर आपसे पूछा जाए अपोजिट लेटर क्या होता है तो Z होता है, B का अपोजिट लेटर क्या होता है? Y होता है, C का अपोजिट लेटर क्या होता है साथियों? X होता है, D का अपोजिट लेटर क्या होता है? W होता है। जैसे कि अगर बात करें A सबसे शुरू में है और Z सबसे अंत में है, तो इसका ये अपोजिट लेटर हो जाएगा, और ये शुरू से दूसरे नंबर पर है और ये अंत से दूसरे नंबर पर है, तो ये इसका अपोजिट लेटर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए 2 बढ़ाया C आ गया, 2 बढ़ाया C आ गया, तो यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे साथियों तो क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। और G की उल्टी की अगर बात करें, यानी कि G का अपोजिट क्या होता है? तो D होता है, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? B है, तो 2 बढ़ाया D आ गया, 2 बढ़ाया साथियों क्या आ गया? आपका F आ गया। अब 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। तो अब H का अपोजिट साथियों क्या होता है? H का अपोजिट साथियों S होता है। तो कुल मिला के GTHS कहाँ पर लिखा हुआ है? GTHS तो साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का आपको चयन करना है जो नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है साथियों जो नहीं बनाया जा सकता है इन सभी लेटर्स के साथ। तो अगर बात करें साथियों, देखिए CHAOS बनाया जा सकता है, तो C कहाँ लिखा है? CH ये हो गया, A आपका ये हो गया, OS भी है, O ये है, S भी। तो ऑप्शन नंबर A वाला तो बनाया जा सकता है, B वाला देखते हैं चार्ट। C भी हो गया, H भी हो गया, A भी हो गया, R भी हो गया और साथियों T भी हो गया, तो ये भी बनाया जा सकता है। C की अगर बात करें CHA ये भी बनाया जा सकता है, और RI है, RI है, OT है, OB है और TB, तो ये भी साथियों बनाया जा सकता है। देख लेते हैं साथियों ऑप्शन D वाला, RI हो गया साथियों, RCH हो गया, RICH हो गया, बिल्कुल हो गया। ES की अगर बात करें, E यहाँ पर साथियों कहीं नहीं नजर आ रहा है, S तो नजर आ रहा है लेकिन E नहीं नजर आ रहा है, तो ये वाले साथियों लेटर नहीं बनाए जा सकते हैं, ये वाला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है इनकी मदद से। तो आंसर आपका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर D के साथ। चलिए
अब उसके बाद देखिए साथियों, कथन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। कथन में कहा गया है कि शिक्षण एक कला है। ठीक है, शिक्षण एक कला है। आपको जितना कथन में कहा जा रहा है ना, आपको उतनी ही दिमाग चलाना, उससे ज्यादा उससे ऊपर आपको दिमाग नहीं चलाना है, बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि कथन के अकॉर्डिंग ही साथियों यहाँ पर निष्कर्ष लिखे हुए। यहाँ पर कहा गया है कि कथन में कि शिक्षण एक कला है, चित्रकारी भी एक कला है। दो बातें ध्यान रखना है, शिक्षण एक कला है और चित्रकारी भी एक कला है। अब यहाँ पर निष्कर्ष की अगर बात करें तो सभी कलाकार शिक्षक है ना भैया, यहाँ पर शिक्षकों की बात आई है ना कलाकारों की बात आई है। ये आया है कला है, शिक्षण एक कला है और चित्रकारी भी एक कला है। तो ये आपका सरासर साथियों गलत हो जाएगा। सभी कलाकार चित्र बनाना जानते हैं, तो ऐसी भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो ये भी साथियों गलत हो जाएगी। इसलिए आंसर की अगर बात करें, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। ना तो एक निष्कर्ष सही है और ना दो निष्कर्ष सही है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है साथियों। चलिए, यदि कमल विमल से कम तेज दौड़ता है और विमल आदित्य जितना ही तेज किंतु रवि से कम तेज दौड़ता है, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, कमल विमल से कम तेज दौड़ता है, यानी कि कमल जो है ना साथियों, कमल, यहाँ पर हम कमल लिख लेते हैं। कमल साथियों क्या कहा गया, कमल जो है वो विमल से कम तेज दौड़ता है, तो विमल ज्यादा तेज दौड़ता है, इसलिए हम इसको ऊपर रख लेंगे। जो ताज ज्यादा ज्यादा तेज दौड़ता है उसको हम ऊपर रख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो कमल जो है ना वो विमल से कम तेज दौड़ता है। ठीक है, विमल आदित्य जितना ही तेज दौड़ता है, तो विमल जितना तेज दौड़ता है उतना आदित्य भी उतनी ही तेजी से दौड़ता है। ठीक है, तो कुछ कहा नहीं गया है कि विमल तेज दौड़ता है या आदित्य तेज दौड़ता है। उसके बाद लिखा है कि विमल आदित्य जितना ही तेज दौड़ता है किंतु रवि से कम तेज दौड़ता है, यानी कि रवि यहाँ पर साथियों विमल से भी तेज दौड़ता है और आदित्य से भी तेज दौड़ता है, और जाहिर सी बात है कमल से भी तेज दौड़ता है। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है साथियों, कितने लोग थे, 4 लोग थे, इसमें से सबसे तेज कौन दौड़ेगा, रवि दौड़ेगा साथियों। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 हो तो ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या साथियों क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो साथियों ये देखने की कोशिश कीजिए कि 3 कहां पर है। तो 3 साथियों ये आपका यहां पर हो जाएगा 3। अब ऐसा देखिए कि कोई ऐसा नंबर है जो सेम फलक पर आपको नजर आ रहा है, तो बिल्कुल साथियों हमको यहाँ पर दिख गया है। यहाँ पर भी साथियों 5 है, 5 बिंदु है, और यहाँ पर भी कितने 5 बिंदु हैं। अब एक चीज देखिए साथियों, ध्यान रखिए, 3 का विपरीत आपसे पूछा जा रहा है। 3 आपका ये यहाँ पर है, यानी कि कौन सी आपको दिशा बताना है, ये वाली दिशा बताना है कि यहाँ पर कितनी बिंदु हैं। अब अगर साथियों मैं इन 2 को मैं घुमाकर इस वाले पे ले आऊं जहां पर ये 3 आपको दिख रहे हैं, यहां पर ले आऊं, तो ये वाली जो पायलट होगी ये आपके यहां पर सामने आ जाएगी। ठीक है ना, अब एक बार क्लियर करके हम लोग देख लेते हैं। ये 2 को अगर मैंने घुमा दिया ऐसे, और ये ऐसे ही तो घुमाया गया साथियों, ये 2 को जब भैया ऐसे घुमाएंगे तो 2 यहीं पर तो आ जाएगा। ठीक है, और 3 का विपरीत जो है ना वो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है इस वाले पायलट में, पीछे वाले में, तो ये वाली पायलट साथियों आपके सामने आ जाएगी। यानी कि कहा जा सकता है 3 का विपरीत जो होगा वो 4 बिंदुओं वाला होगा, और 4 बिंदुओं वाला कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए 4 का संबंध 32 से है, तो 7 का संबंध किससे होगा आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 4 अट्ठे, 4 की गुणा 8 से की गई, 4 अट्ठे 32 आ गया था। क्या 7 की गुणा 8 से करेंगे, 7 अट्ठे 56, क्या कहीं पर 56 ऑप्शन में है, तो नहीं है, ये तरीका फ्लॉप हो जाएगा। अब अगर बात करें साथियों 4 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा, तो 16 बन जाएगा, और ये 16 का 2 गुना ही तो है साथियों। तो उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 बन जाएगा। अब 49 का साथियों 2 गुना कितना होता है, आप सभी लोग जानते हैं 49 का 2 गुना साथियों 98 होता है। 98 होता है, तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि बी डी एफ जी एफ एच का संबंध जे एल एन पी से है, तो उसी प्रकार आर टी वी एक्स का संबंध किससे होगा। तो लेटर पोजीशन साथियों आपको आना चाहिए, 2 हो गया, 4 हो गया साथियों, 6 हो गया और 8 हो गया। उसी प्रकार 10 हो गया, 12 हो गया साथियों, 14 हो गया और यहाँ पर 16 हो गया। तो देखिए साथियों 2 से यहाँ पर क्या हुआ है, 2 से यहाँ पर भैया 10 हुआ है, 4 से यहाँ पर 12 हुआ है, 6 से यहाँ पर साथियों 14 हुआ है और 8 से यहाँ पर 16 हुआ है। तो मेरे हिसाब से सब में साथियों 8 की बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है। ठीक है ना, तो 8 इसमें भी बढ़ा देंगे, 18 में 8 जोड़ेंगे साथियों 26 आएगा, और 26 पर होता है साथियों Z। ठीक है, अगर बात करें साथियों T होता है 20 पर,
टी में अगर 20 में 8 जोड़ेंगे तो वो 28 आ जाएगा। 28 की जगह पर होता है साथियों बी। अरे भाई ए 27 की जगह पर 28 की जगह पर, मतलब कुल मिला के बी यहाँ पर आ जाएगा। तो जेड बी साथियों कहीं पर ऑप्शन में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। आगे चेक करेंगे तो आगे भी वही क्रम होना चाहिए और होगा भी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि प्रश्न आकृति आपके सामने है ये, कि ये जो आकृति है देखिए इन पॉइंटों का मतलब क्या होता है कि इसका संबंध इससे है, और डबल वाले पॉइंटों का मतलब होता है तो इनका संबंध इनसे कैसे होगा। मतलब इसका संबंध जैसे ये है, यानी कि इस आकृति जैसे ये आकृति बनी है उसी प्रकार इस आकृति से यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, ए वाली आएगी, बी वाली आएगी, सी वाली आएगी, डी वाली आएगी, ये आपको साथियों यहाँ पर बताना है। बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें, ये इसका मुझे ऐसा लग रहा है साथियों दर्पण प्रतिबिंब बनाया गया है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब बनाया गया, यानी कि अगर Z को साथियों दर्पण में देखोगे तो वो कुछ इस प्रकार से नजर आपको आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा। अब आगे यानी यहाँ पर अगर बात करें साथियों, देखिए ये वाली ऐसे गई है ना, तो ये वाली ऐसे आई, ऐसी दर्पण में ही दिखेगी। ये वाली ऐसे गई है ना साथियों, तो ये वाली ऐसे गई है, यानी कि इधर दर्पण में ऐसे दिखेगी। और ये वाली इधर पश्चिम की तरफ गई है तो ये पूरब में दिख रही है साथियों, बिल्कुल दर्पण की ही तरह नजर आ रही है। तो दर्पण की जब हम बात करते हैं साथियों, ये वाली जो नीचे की तरफ है दर्पण में भी ये ऐसे ही नजर आएगी। और ऐसे साथियों किस ऑप्शन में है, सिर्फ और सिर्फ ए वाले ऑप्शन में है, तो कि यही आंसर होगा। एक बार और रीचेक कर लेते हैं। ये वाली साथियों जब आपको ये ऐसे नजर आ रही ना, तो दर्पण में ये साथियों कैसे नजर आएगी, दर्पण में साथियों ये ऐसे नजर आएगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद साथियों ये इधर को नजर आ रही है तो ये साथियों ऐसे आपको दर्पण में नजर आएगी। ठीक है ना। चलिए क्यों, क्योंकि साथियों मान लीजिए अगर ए बी लिखा है तो ए पहले है बी बाद में है, दर्पण में देखोगे तो बी पहले हो जाएगा और ए बाद में हो जाएगा। तो आंसर कुल मिला के आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपको बताया जा रहा है कि ए बी सी डी ई 5 लोग हैं, 5 लड़के हैं, एक वृत्त में बैठे हैं। ठीक है, अच्छा ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और इससे संबंधित 2 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले साथियों यहाँ पर हम लोग क्या बना लेते हैं, यहाँ पर साथियों हम लोग बना लेते हैं, देखिए ए बी सी डी 5 लोग हैं, 5 लड़के एक वृत्त में बैठे हैं। ठीक है भैया, एक वृत्त में बैठे, यहाँ पर साथियों एक सर्किल ले लेते हैं और 5 लोगों को हम यहाँ पर साथियों बैठा देते हैं। 5 लोग है ना, तो 5 लोगों को साथियों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। कहा गया है साथियों सी जो है ना वो ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। मान लीजिए सी हमने यहाँ पर बैठा ला। ठीक है, सी हमने यहाँ पर बैठा ला, यानी कि सी जो बैठा है वो ई के बाईं ओर बैठा है, ई हमने यहाँ पर बैठा दिया। उसके बाद कहा है कि ए जो है ना वो डी और ई के बीच में बैठा है, यानी कि डी अगर यहाँ पर बनाएंगे डी और ई, ये वाला ई, डी और ई के बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है। तो अब बचा कौन साथियों, बी बचा, वो यहाँ बैठ जाएगा। तो उसके बाद पूछा जा रहा है आप साथियों प्रश्न में कि सी के ठीक बाएं कौन बैठा है, सी आपका ये है, बायां सी का ये होता है, तो बी बैठा है साथियों, आंसर आपका बी हो जाएगा। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बी जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है साथियों, डी में है। ठीक है ना। चलिए अब अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन की, यहाँ पर है साथियों बी और ए के बीच में कौन बैठा है, बी और ए के बीच में कौन बैठा है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि बी और ए के बीच में यहाँ पर कौन बैठा है। तो बी और ए के बीच में आपसे पूछा जा रहा था कौन बैठा है। फिर से एक बार बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं साथियों। 1 2 3 4 5। क्या कहा गया है, कहा गया है कि सी जो है ना वो ई के ठीक बाएं बैठा है। कहीं पर भी बना लो सी, मान लो यहाँ पर बना लो, सी जो है वो ई के साथियों ठीक है बाएं बैठा है, और ए जो है वो डी और ई के, यानी कि ए जो है साथियों वो डी आपका यहाँ आ जाएगा, डी और ई के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर साथियों बी बैठ जाएगा। बी और ए कहाँ गया, बी और ए ये है, इसके बीच में कौन बैठा है साथियों, बी बैठा है। तो आंसर आपका किस, ये तो साथियों बी नहीं, ये तो आपका डी है ना, बी तो आपका ये हो गया। तो क्या कहा गया था साथियों, पूछा, अच्छा नीचे वाला जो सवाल था वो पूछा गया था कि बी और ए के बीच में कौन बैठा है साथियों, तो बी और ए के बीच में ये आपका डी बैठा है। तो डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है साथियों। डी कौन से ऑप्शन में है, डी तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसमें आपको कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं, 27 9 11 या 17। देखिए एक छोटा सा त्रिभुज तो साथियों आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये एक हो गया। अच्छा ये 2 वाला, ये दूसरा बना है, ये 2 हो गए, तो 2 त्रिभुज हो गए, और एक ये बड़ा वाला हो जाएगा, यानी कि 3 कुल मिला के साथियों ये त्रिभुज हो गए, 3 हो गए। अब चौथी की अगर बात करें तो चौथा ये साथियों यहाँ से शुरू हुआ, ये ऐसे करके ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया साथियों, ये आपका 5वां हो गया, 5 हो गया ना। अब एक बड़ा वाला भी तो बनेगा, 5 और 1 साथियों ये
हो जाएगी, ये आपका 6 हो जाएगा। तो कुल मिला के 6 त्रिभुज साथियों आपके हो गए। 6 की अगर बात करें, अब आपका ये बनेगा 6 के बाद साथियों ये 7वां बन जाएगा, और ये साथियों उसके बाद कौन सा बन जाएगा, ये आपका साथियों 8वां बन जाएगा। तो कुल मिला के साथियों कितने हो गए, 8 हो गए। और अब इस बड़े वाले को तो साथियों आपने जोड़ा नहीं, जो सबसे बड़ा त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, सबसे बड़ा वाला। तो कुल मिला के साथियों कितने त्रिभुज हो गए, 9 त्रिभुज हो गए। और 9 कौन से ऑप्शन में है, तो 9 तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार लिखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए फिर से अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, फिर से आगे, तो बहुत तेजी के साथ साथियों इसका सॉल्यूशन देखेंगे। कितने लेटर हैं तुरंत काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि इसमें भी साथियों ये तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सेम क्वेश्चन आ गया साथियों, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी आंसर आया था उसमें बाबा लिखा हुआ था, तो ये तो साथियों रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है, साक्षी ने बिंदु बी से सीधे बिंदु सी तक 8 फीट की दूरी तय की, वह बाईं ओर मुड़ी, बिंदु डी की ओर 5 फीट चली, फिर बाईं ओर मुड़ी और बिंदु ई की ओर 7 फीट चली, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर बिंदु एफ की ओर 5 फीट चली। तो साक्षी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो थोड़ी सी जगह कम है साथियों, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग चलाएंगे, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा चला देंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं साथियों, साक्षी ने बी से बिंदु सी तक गई तो 8 फीट चली, साक्षी ने बिंदु बी से सीधे बिंदु सी तक गई तो 8 फीट चली। इसने ये नहीं बताया है कि किधर चलना है, पूरब में पश्चिम में। जब ऐसी कंडीशन हो, बताया ना जाए, तो किधर भी चला दो साथियों, ठीक है ना। तो ये साथियों ये बी हम मान लेंगे, ये बी से साथियों ये सी तक गई, और कितने चली साथियों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी तक गई साथियों, और कितना चली, ये 8 चली, ठीक है ना, 8 फीट चली। उसके बाद लिखा है कि वह बाईं ओर मुड़ी और डी तक गई, बाईं ओर मुड़ी और डी तक गई, 5 फुट चली। तो हमने यहाँ पर साथियों डी तक गई या 5 फुट चला दिया उसको। उसके बाद कहा गया फिर वह बाईं ओर मुड़ी और ई की ओर 7 फीट गई, ठीक है, बाईं ओर मुड़ी और यहाँ तक साथियों 7 फीट है, इसको हमने चला दिया। उसके बाद कहा गया कि अंत में बाईं ओर मुड़कर बिंदु एफ तक गई और 5 चली। तो साथियों जब ये 5 है ना, तो यहाँ से मुड़ेगी और इधर की तरफ जाएगी, तो साथियों 5 यहाँ तक चल जाएगी, और कहाँ पर पहुंच गई है, एफ पर अब पहुंच गई है। तो साक्षी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, वो चली थी यहाँ से और पहुंच गई है यहाँ, इसके बीच की दूरी कितनी है साथियों, ये कुल मिला के यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मतलब ये वाली 8 है, और ये वाली कितनी है, 7 है। तो जाहिर सी बात है इसकी लंबाई साथियों 1 फीट होगी। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि 1 फीट के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आप लोग देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि सही जवाब क्या हो सकता है। कथन आपको साथियों यहाँ पर दे रखा है, क्या भारत में जुआ खेलने की विधिक रूप से छूट दी जानी चाहिए, यानी कि जो लोग जुआ खेल रहे हैं वो कानूनी तौर से उनको छूट दे दी जानी चाहिए कि आप खेलो जुआ, आपका जितना मन करे खेलो, ठीक है। तो एक बंदा कह रहा है कि हाँ भैया, तर्क कह रहा है कि हाँ भैया छूट दे देनी चाहिए, क्यों। अगर इसका तर्क मजबूत होगा तो ये भी सही हो सकता है, ऐसा नहीं है गलत हो जाए, ऐसा भी सही हो सकता है। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए जुए में लगने वाली राशि पर कर लगाकर सरकार अत्यधिक धन अर्जित कर सकती है, क्योंकि अन्यथा लोग अवैध रूप से जुआ खेलेंगे। अगर देखो जुए पर विधिक रूप से छूट दी जाए या ना दी जाए, जुआ अभी खेला जा रहा है, ठीक है, अगर उनको छूट दे दोगे तो साथियों क्या प्राप्त हो जाएगा, तो कर सरकार को प्राप्त हो जाएगा, जो एक भले प्रकार के काम में वो लगा सकती है। और आज भी साथियों बहुत सारे ऐसे तरीके से ऐसे जुए हैं जिन पर टैक्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए तो अगर बात करें जुए में लगने वाले राशि पर कर लगाकर सरकार अत्यधिक धन अर्जित कर सकती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अन्यथा लोग अवैध रूप से जुआ खेलते हैं। वैसे तो अन्यथा खेलेंगे तो खेलेंगे, अगर हाँ बोल दोगे तो ऐसा हो सकता है, यहाँ पर लिखा है, इसलिए ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है भाई। ये तो सही हो गया। बी वाला पढ़ते, दूसरा वाला पढ़ते। कहा जा रहा है कि नहीं भैया छूट नहीं दी जानी चाहिए, इसे विधिक बनाए जाने पर समाज के गरीब वर्ग के लोग अपनी पूरी आय जुए में लगा देंगे, इससे उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर विधिक बना दिया जाता है तो समाज के जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो जुआ खेलेंगे, और जो रुपए वो कमा के लाए हैं, ठीक है, वो जुए में लगा देंगे, और फिर भैया शाम का खाना कैसे बनेगा, तो उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। मतलब तर्क तो साथियों दोनों मजबूत हैं, तो इसलिए कह सकते हैं साथियों दोनों तर्क मजबूत हैं। ऐसे कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऐसा तो आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कथन साथियों आपसे क्या कहा जा रहा है। कथन में आपसे ये कहा जा रहा है कि क्या भारत में बड़े शहरों में
जो भारत में बड़े शहर है ना, वहां पर घरेलू वस्तुएं बेचने वाली सभी छोटी दुकानें बंद कर देनी चाहिए। जो भी आपके साथियों आसपास जो छोटी मोटी दुकानें हैं उनको क्या बंद कर देना चाहिए। तो तर्क के रूप में साथियों एक बंदा कहता है कि नहीं भैया, उनको बंद नहीं करना चाहिए, उनको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन छोटी दुकानों को चलाने में लगे सभी लोग बेकार हो जाएंगे, बिल्कुल बेरोजगारी का सामना फिर वो करने लगेंगे। अभी तो कुछ वो काम कर रहे हैं, फिर वो बेरोजगार हो जाएंगे और उनके पास आजीविका के लिए कमाने का कोई साधन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर साथियों ये कहा गया है, ठीक है। तो ये कुछ हद तक तो साथियों बात सही है, दुकानों में जो लोग अभी काम कर रहे हैं वो लोग बेकार हो जाएंगे, तो ये तो साथियों मुझे सही लग रहा है। उसके बाद साथियों अगर बात करें ना यहाँ पर कि हाँ, बड़े शहरों में बड़े शॉपिंग मॉलों में, मतलब कह रहे कि हाँ भैया उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, उन दुकानों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बड़े शहरों में बड़े शॉपिंग मॉलों में लोग एक ही छत के नीचे अपनी सारी खरीदारी करना पसंद करते हैं, इसलिए इन छोटी दुकानों को टिके रहने के लिए ग्राहक नहीं मिलेंगे। तो ये तो साथियों बात मुझे सही नहीं लग रही है। तो कुल मिला के इसमें से कौन सी बात सही है साथियों? ऑप्शन नंबर ए वाली बात सही है, यानी कि बात करें एक वाला आपका जो तर्क था वो मजबूत था, तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि साथियों अब यहाँ पर मैथ के प्रश्न आपके यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, ठीक है। 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं और उन संख्याओं का योग साथियों 16 है और पहली संख्या और चौथी संख्या का योगफल आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, अगर एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या उसकी डबल है और फिर तीसरी संख्या उसकी ट्रिपल है। यानी कि अगर बात करें साथियों हम कह सकते हैं इस अनुपात को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर एक 1 है, 1x है, तो उसके बाद 2x है और फिर साथियों 3x है और फिर 4x है। इनका साथियों योगफल कितना बताया गया है? 16 बताया गया है, तो यहाँ पर हमने 16 लिख दिया। अब देख लेते कितने टोटल x हैं। 1x, 2x, 3x, 3x 3x 6x और 6x और एक 4x, यानी कि साथियों कुल मिला के 10x बराबर क्या है? 16 है, यानी कि x बराबर साथियों क्या आ जाएगा? 16/10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा यहाँ पर साथियों, अगर इसको कट करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा? 1.6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू साथियों क्या निकली? 1.6 निकली। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि पहली संख्या और चौथी संख्या का जोड़ बताइए। तो पहली संख्या तो ये है यानी कि 1.6 है और चौथी संख्या ये है साथियों, यानी कि अगर बात करें 4 गुणा 1.6 आ जाएगा। तो इनको और इनको जोड़ के लिखना है। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 चौक आपके कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे। पॉइंट लगा है बीच में तो पॉइंट लगा देंगे। इसको भी जोड़ना है ना, तो 1.6 साथियों यहाँ पर आ जाएगा, इसको जोड़ दो और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगर बात करें ये साथियों कुल मिला के 8 यहाँ पर आ जाएगा और 8 कौन से ऑप्शन में है? 8 आपके ऑप्शन नंबर बी में है और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वो संख्या कौन सी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यदि किसी संख्या के 3 गुने, हम वो संख्या x मान लेते हैं, कहते हैं उस संख्या के 3 गुने तो 3x हो जाएगा। इस संख्या के 3 गुने इस संख्या के 3 गुने इस संख्या के, यानी कि इस संख्या के 3/5 से साथियों कितना अधिक है? 60 अधिक है, तो यहाँ पर साथियों माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें इसको देख लेते हैं, 5 की गुणा 3 से हो जाएगी साथियों 15x यहाँ पर आ जाएगा, -3x यहाँ पर साथियों आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा? आपका 5 आ जाएगा और बराबर में साथियों 60 आ जाएगा। अगले स्टेप पे क्या होगी? इसकी गुणा इससे हो जाएगी, तो इसकी गुणा हमने इससे कर दी, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, ये 5 गायब हो जाएगा। अब 15x में से 3x साथियों जाएगा, कितना बचेगा? 12x बचेगा। 12x बराबर साथियों कितना हो जाएगा? 60 गुणा साथियों 5 कितना होता है? 300 होता है। अगले स्टेप में साथियों 300/12 आ जाएगा और इसको कट करेंगे तो 12 दूना आपका 24 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 12 पंजे आपका 60 हो जाएगा। यानी कि वो संख्या साथियों कितनी निकलेगी? वो संख्या साथियों 25 निकलेगी। तो 25 आपका सही उत्तर हो जाता है और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए यदि एक वर्ग का परिमाप, देखिए वर्ग की अगर बात करें तो ये हमने वर्ग बना लिया जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग का परिमाप, अच्छा इस परिमाप मतलब क्या होता है? तो परिमाप की अगर बात करें, मान लेते हैं अगर ये 5 है तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, ये भी 5 है। यहां से चलो तो साथियों कुल मिला के कितना हो जाएगा साथियों? 20 हो जाएगा। यानी कि परिमाप किसको कहा जाता है? ये मैंने आपको साथियों बताया कि अगर ये 5 है तो इसका परिमाप कितना निकलेगा? 20 निकलेगा। ये बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। मतलब कहा जा रहा है साथियों कि अगर किसी वर्ग का परिमाप कितना है? 24 है,
देखिए वर्ग का परिमाप कितना है, 24 है, तो मैं निकाल सकता हूँ, इसकी एक भुजा निकाल सकता हूँ। 24 को अगर 4 से भाग कर दूंगा तो एक भुजा निकल आएगी साथियों, 6 आ जाएगा। तो 6 ये है, इसकी भी लंबाई 6 है, इसकी भी लंबाई ये है और इसकी भी लंबाई 6 है। जोड़ोगे सब तो परिमाप होगा वो 24 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जब मैं निकालना हो साथियों तो भुजा का स्क्वायर कर दो, भुजा का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। यानी कि एक भुजा की लंबाई कितनी है, 6 है, तो 6 का ही साथियों स्क्वायर कर दोगे, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 36 साथियों ऑप्शन नंबर सी में है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए एक कार को 15 दिनों में करता है, तो जो कहा गया साथियों ए एक कार को 15 दिनों में करता है लिख दिया। बी उसी कार को 10 दिन में करता है, तो बी साथियों उसी कार को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पर साथियों अगर बात करें दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में करेंगे। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर साथियों एक ऐसा नंबर लिखेंगे जो कि 15 के पहाड़े में भी है और 10 के पहाड़े में भी है, सबसे छोटा नंबर वो हो जाएगा 30। अब अगर बात करें 15 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, 2 यहाँ लिख लोगे। 10 के बारे में साथियों 3 बार में आता है, तो 3 यहाँ पर लिख लोगे। यानी कि कहा यह जा रहा है, अच्छा ये क्या है, ये टोटल काम है। ये साथियों अगर बात करें ना इसकी, ये क्या है, ये टोटल काम है, ये टोटल आपका काम हो जाएगा। ये क्या है, ये ए का एक दिन का कार्य है। ये क्या है, ये बी का एक दिन का कार्य है। यानी कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में साथियों 2 इसने किया, 3 इसने किया, तो एक दिन में टोटल ये 5 काम करेंगे। और टोटल काम कितना है, 30 काम है। तो अगर टोटल काम जितना है उसकी भाग 5 से कर दी जाए तो एक, अगर बात करें साथियों कितने दिन में ये दोनों लोग काम कर पाएंगे इस 30 काम को, तो पता चल जाएगा। 5 छंग आपका 30 होता है। यानी कि कहा जा सकता है अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 6 दिन लगेंगे और पूरा काम साथियों समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि यदि किसी वर्ग की भुजा, अब वर्ग की अगर बात करें तो मान लीजिए ये साथियों मैंने यहाँ पर वर्ग बना लिया, वर्ग की भुजा एक ये होती है, 4 भुजाएं हैं, और वर्ग की अगर बात करेगा तो चारों भुजाएं बराबर होती है। आयत की बात करेगा तो 2 आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे कि अगर बात करें ये आयत है, इसकी ये जो भुजा है ना, इसके सामने वाली भुजा बराबर होगी, और इसकी भुजा की बात करें तो ये आपकी भुजा बराबर होगी। तो ये वर्ग आपका हो जाएगा, ये आयत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया किसी वर्ग की भुजा का 4 गुना, मान लेते हैं साथियों इस वर्ग की भुजा क्या है, ए है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, एक्स मान लो, ए मान लो, ए मान लेते हैं। वर्ग की भुजा 4 गुनी कर दी हमने, 4 गुनी कर दी जाए तो परिणामी वर्ग तथा दिए हुए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए दिए हुए वर्ग क्या है, दिया हुआ वर्ग तो साथियों यही है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ए का स्क्वायर ही तो क्षेत्रफल होता है। तो जो दिया हुआ वर्ग है साथियों उसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि 4 गुना कर दी जाए, ठीक है, तो 4 गुना यहाँ पर कर लेते हैं। 4 गुना हमने ये कर दिया, 4 ए यहाँ पर लिखा है, 4 गुना कर दिया, लिखा है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, किसी वर्ग की भुजा का 4 गुना मैंने यहाँ पर कर दिया हो जाए तो परिणामी वर्ग यानी कि ये वाला वर्ग और साथियों दिया हुआ वर्ग ये है, इसका भी अगर क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4a स्क्वायर होगा। और जो अभी ये दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका a स्क्वायर होगा, इसका 4a स्क्वायर होगा और इसका a स्क्वायर होगा। इसमें अनुपात आपसे पूछा जा रहा है कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर तो साथियों 16 हो जाएगा, a का a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें a का a स्क्वायर हो जाएगा, इस a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, 16:1 बचेगा। तो कहा जा सकता है साथियों दोनों के क्षेत्रफल की अगर बात करें ये 16 होगा तो ये 1 होगा, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि 16:1 के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 6:7 के अनुपात में वृद्धि की जाए, उसकी चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी की जाए, तो उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी आएगी। देखिए मान लीजिए ये हमने साथियों कोई क्या बनाया, ये हमने साथियों क्या बनाया, कोई साथियों आयत बनाया, और एक ये हमने साथियों क्या बनाया, कोई मान लीजिए आयत बना दिया। इसमें कहा जा रहा है कोई आयत है उसकी जो लंबाई है पहले अगर 6 थी तो अब हमने उसकी लंबाई 7 कर दी, यानी कि पहले अगर 6 थी तो अब हमने उसकी लंबाई 7 कर दी। उसके बाद कहा गया है कि वृद्धि की जाती थी कि उसकी चौड़ाई में अगर पहले 5 थी तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा था कम बनाना चाहिए, तो कम बना लेते एक बार, ठीक है। देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर साथियों जब हम बात करते हैं कहा गया है कि अगर किसी आयत की पहले लंबाई 6 थी तो लंबाई तो उसकी बढ़ा देंगे,
लंबाई उसकी साथियों बढ़ा देंगे यहाँ पर, यानी कि 6 से 7 लंबाई कर देंगे, लेकिन उसकी चौड़ाई जो है ना वो 5 थी पहले, पहले साथियों 5 थी, लेकिन बाद में क्या कर दी गई, घटा दी गई, 4 कर दी गई। तो कहा जा रहा है तो उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी हो जाएगी, यानी पहले दोनों का क्षेत्रफल निकाल लो। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 6 पंजे 30, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और 7 चौक 28 साथियों इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना निकला साथियों, 30:28 निकला। इसको कट करेंगे 2 से 15 आ जाएगा, इसको कट करेंगे 14 आ जाएगा। तो साथियों 15:14 के अनुपात में साथियों उनका अनुपात में निकलेगा। तो 15:14 कहीं पर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। चलिए 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पर साथियों 101 नंबर का ये प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु, ए और बी की आयु कितनी थी, यानी कि साथियों अगर ए की आयु 4 थी तो बी की आयु कितनी थी, 5 थी। ये साथियों कितने 7 वर्ष पहले की यहाँ पर बात की जा रही है। उसके बाद कहा गया है कि 7 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है, अगर ए की 5 हो जाती है तो बी की 6 हो जाती है। तो बी की वर्तमान आयु बताइए, ये आपसे पूछा जा रहा है कुल मिला के। देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि देखिए 7 वर्ष पूर्व यहाँ पर बात की गई कितनी थी, 7 वर्ष पूर्व अगर 4 थी तो साथियों बी की कितनी थी, 5x थी। अब अगर बात करें यहाँ पर साथियों, बात करें ये 7 वर्ष बाद का, ये आपकी 7 वर्ष पहले की है, और इधर साथियों बात करें ये 7 वर्ष बाद की है, यानी कि टोटल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम साथियों 14 वर्ष बढ़ा दें तो काम हो जाएगा। ठीक है, 7 वर्ष पहले की बात चल रही है और फिर 7 वर्ष बाद की बात चल रही है। ठीक है, तो 14 यानी कि 14 बढ़ा देंगे, 14 बढ़ा देंगे, और इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 5 और 5 6 हो जाएगा, जो कि आपका ये लिखा हुआ है। बस इसको कैलकुलेट करा दो साथियों, 6 चौक आपके कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, 24x आ जाएगा, और 14 पंजे 70, 14 छंग आपके 84 हो जाएंगे। 5 पंजे की अगर बात करें साथियों 25x हो जाएगा, और प्लस की अगर बात करें 14 पंजे 70 हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें साथियों 25x है और इधर 24x आ जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा, 1x बचेगा, मतलब 25x में से माइनस 24x है बराबर, इधर क्या साथियों रहेगा, 84 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, 14 बचेगा, यानी कि x का मान कितना आ गया साथियों, 14 आ गया। b की वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही है। b की हमें साथियों 7 वर्ष पहले की आयु पता है, b की 7 वर्ष की आयु, पहले की आयु 5x थी। तो अगर हम साथियों यही निकालें, 7 वर्ष पहले की ही आयु निकाले, तो 14 पंजे कितने हो जाएंगे साथियों, 70 हो जाएंगे। 7 वर्ष पहले की है तो 7 वर्ष साथियों हम जोड़ देंगे, हमें वर्तमान काल की निकल के आ जाएगी, यानी कि 77 आयु साथियों वर्तमान काल की हो जाएगी। आंसर आपका जाएगा कुल मिला के डी के साथ, और जिनका आंसर यहाँ पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें साथियों ए बी सी किसी व्यापार में साझेदार हैं, ठीक है, किसी विशिष्ट वर्ष में ए को लाभांश का 1/3 मिलता है, बी को लाभ अंश का 1/4 मिलता है, तथा सी को 5,000 रुपए प्राप्त होते हैं। अब ए की धनराशि कितनी है, देखिए साथियों कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए कि राम को, या कह सकते हैं मतलब 2 नाम लिखे हो, कुल मिला के ए को जो है वो 1/3 मिलता है, बी को 1/4 मिलता है, या 3/4 हो या 5/4 हो, मतलब कुल मिला के जितना भी हो, और जो तीसरा व्यक्ति हो उसकी रकम लिखी हो, तो आप क्या करोगे, इस सवाल को करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही आसान तरीका है, बाकी सारे कठिन है। आप ये करोगे, सबसे पहले ए को देखोगे कितना है, मिल रहा है 1/3 मिल रहा है, दूसरे वाले को कितना मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है साथियों। देखिए बात करें इनको सबसे पहले जोड़ कर आ लो, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा, ये कितना निकल कर आ जाएगा साथियों, ये आपका साथियों 7/12 निकल कर आ जाएगा। अब अगर हम मान लेते हैं साथियों कुल रकम कितनी होती है, अगर कुल रकम साथियों 1 है, और इसमें से साथियों ये जो है 7/12 ये ए और बी का हिस्सा है, तो अगर कुल रकम में से हम ए और बी का हिस्सा निकाल देंगे तो हमें साथियों सी का हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इनको कैलकुलेट करके जो आएगा वो सी का हिस्सा होगा, तो 12 एकम 12 माइनस 7/12, यानी कि 12 में से साथियों कितना जाएगा, 7 जाएगा, तो कितना बचेगा साथियों, 5/12 बचेगा। ठीक है, तो ये सी का हिस्सा है। अब निकल कर आया है सी का हिस्सा है 5/12, लेकिन प्रश्न में दिया गया है सी का हिस्सा कितना है, 5,000 है। तो कभी भी साथियों 5/12 जो है ना वो साथियों कितने के बराबर है, वो 5,000 के बराबर है। इसको कैलकुलेट करा लो साथियों, आपको
पूरा हिस्सा मिल जाएगा, यानी कि कुल धनराशि मिल जाएगी, पूरी धनराशि जो ए, बी और सी की है। तो साथियों इसकी 12 से गुणा हो जाएगी 5000 की, बटे में ये आपका भाग में आ जाएगा साथियों 5 यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर बात करें 5 कम 5 ये आपका 1000 हो जाएगा, और 12 की 1000 से गुणा करेंगे साथियों 12000 आपका आ जाएगा। तो ये जो 12000 आया है ये कुल राशि है एक तरीके से, ठीक है, कुल लाभांश है। अब पूछा जा रहा है कि ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, तो भैया ए को लाभ अंश का, ये पूरा लाभ है, ए को लाभ अंश का 1/3 प्राप्त हुआ। तो लाभ अंश का साथियों कितना प्राप्त हुआ, 1/3 प्राप्त हुआ। इसको कैलकुलेट कर लो, 3 एकम 3, 3 चौक आपका साथियों 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4000 साथियों ये किसका लाभ अंश आएगा, ये साथियों ए का लाभ अंश आएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए यहाँ पर साथियों इस क्वेश्चन की अगर बात करें साथियों, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर बात करें ये आपके 32 के ऊपर भी साथियों क्या है, 32 के ऊपर भी यहाँ पर रूट है, ठीक है। चलिए तो इस टाइप का कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है। अब आप सभी को पता है कि रूट 32 है, उसके अंदर 5 प्लस फिर रूट 121 है। तो यहाँ पर साथियों आप सभी को पता है यहाँ पर 21 आ जाएगा और ये वाला रूट हट जाएगा, यानी कि 11 यहाँ पर आ जाएगा। 121 का स्क्वायर क्या होता है, 11 किसका स्क्वायर होता है साथियों, 11 की अगर बात करें मतलब 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो 11 का स्क्वायर होता है साथियों 121। तो 121 हट के और रूट हट के 11 आ जाएगा। अब 11 और 5 कितना होता है, 16 होता है। अब 16 की अगर बात करें साथियों, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है। तो ये रूट हट जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब 32 और 6 साथियों 36 होते हैं, यानी कि ये आपके सामने आया है। तो इसको हम साथियों लिख सकते हैं 6 गुणा 6 लिख सकते हैं, तो 1 नंबर यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो आंसर फाइनली हमें साथियों क्या मिलता है, 6 मिलता है। और 6 कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में, और यही आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आंसर हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए 64 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वही कार्य 80 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो 64 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, तो इस प्रकार से लिख लेंगे 64 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। 80 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा काम करेंगे, तो हम कह सकते हैं साथियों इतने दिनों में वो पूरा काम करेंगे। अब साथियों क्या करें, कैलकुलेशन करा दीजिए साथियों। 64 आपका आ जाएगा, 1/64 आ जाएगा, बटे आपका 80 आ जाएगा, और ये दिन आपको निकालना है ना कितने दिन में करते हैं, हो जाएगा। तो अगर बात करें साथियों यहाँ पर अगर बात करें साथियों 8 आपका 64 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 5 3 आपका 15 हो जाएगा। इस 2 से ये कटेगा 4 आ जाएगा, इनकी 4 3 कितना होता है साथियों 12 होता है। तो दिन पूछा गया था साथियों 12 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किसी कक्षा में 30% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, शेष बचे लड़कों का 40% क्रिकेट खेलते हैं। शेष लड़कों का ध्यान रखिए साथियों, इस प्रकार के प्रश्न जब आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बहुत सारे लड़के इसमें बहुत तरीके के मिस्टेक करते हैं, और फिर होता क्या साथियों गलत आंसर को टिक कर देते हैं और फिर उनका सिलेक्शन कुल मिला के नहीं हो पाता है। ऐसा इस प्रश्न में करते हैं, ऐसा 4-5 प्रश्न में और मिस्टेक हो जाती है, फिर उनकी जो भी उन्होंने मेहनत की थी ना वो सब बेकार हो जाती। तो मैं कहता हूँ साथियों जितना आप पढ़ें उसका बार आपको रिवीजन करना है। मैथ साथियों रिवीजन आपसे मांगती है, ठीक है, क्योंकि जब आप ज्यादा से ज्यादा साथियों प्रैक्टिस करोगे, नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उनको बनाना देखोगे, बनाना जानोगे कैसे वो बनते हैं और कैसे उनका आंसर आता है, तो कुल मिला के साथियों आपका माइंड सेट ऐसा होता है जो हो जाएगा कि जैसा भी प्रश्न आपके सामने आ जाए, जैसा प्रश्न कहता रहे वैसे करते जाओ और सही उत्तर तक साथियों आप बहुत आराम से पहुंच जाओगे। तो जो प्रश्न कह रहा है हम तो वही करेंगे बस। किसी कक्षा में 30% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो हम मान सकते हैं साथियों किसी कक्षा में 100% लड़के होंगे, उसमें से 30% लड़के साथियों क्या खेलते हैं, 30% लड़के साथियों फुटबॉल खेलते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कितने प्रतिशत लड़के बचे साथियों, 70% लड़के बचे। उसमें अब कहा जा रहा है शेष बचे लड़के, यानी कि 70% लड़कों की बात चल रही है। तो 70% लड़कों का 40%, मतलब इसका 40% जो है ना, इसका 40% क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है भैया, क्रिकेट खेलते हैं। तो अब ये देखो क्रिकेट खेलते कितने लोग हैं, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, यानी कि 28 लोग साथियों क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना। तो 70 का 40% कितना हो गया साथियों, 28 हो गया। शेष बचे लड़के 70 थे, तो 70 का 40% लड़का यानी कि 28 लड़का जो है साथियों वो क्या खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है साथियों, इतना कहा गया है,
ठीक है ना। अब शेष लड़के कितने बचे, ठीक है, 70 लोग बचे थे, 70 में से 28 तो निकल गए क्योंकि ये लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब शेष कितने बचे साथियों, शेष 42 बच्चे बचे हैं। यानी कि 42 की अगर बात करें, 42% की अगर बात करें तो ये क्या खेलते हैं साथियों, ये टेनिस खेलते हैं। जाहिर सी बात है बच्चे टेनिस खेलते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि 21 लड़के टेनिस खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर आए हैं 42% टेनिस खेलते हैं। यानी कि 42% की जो वैल्यू है ना साथियों, वो 21 है। तो 42% की वैल्यू 21 है, 100% की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे तो पूछी गई है, लड़कों की कुल संख्या क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, क्या करोगे, 21/42 हो जाएगा, 21/42 हो जाएगा, गुणा साथियों 100 हो जाएगा, 21/42 हो जाएगा, 7×21 7×42 हो जाएगा, 3×3 3×2 आपका हो जाएगा, और ये 50 आपका आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के साथियों लड़कों की संख्या जो निकलती है वो ऑप्शन नंबर ए निकलती है, 50 निकलती है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रनों का साथियों औसत कितना है, 43 है। यदि 11वें खिलाड़ी के रन भी इसमें जोड़ लिए जाएं तो 11वें खिलाड़ी के रन के औसत में 1 रन की कमी हो जाती है। तो 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, ये आपसे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, जो जो कहा जा रहा है वो करते जाइए। एक क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ी हैं, तो एक क्रिकेट टीम में साथियों 10 खिलाड़ी हैं और इन 10 खिलाड़ियों का रन का औसत कितना है साथियों, 43 है। तो कहा जा सकता है इन 10 खिलाड़ियों ने कुल मिला के कितने रन बनाए साथियों, 430 रन बनाए। ठीक है ना। उसके बाद साथियों क्या कहा गया है, यदि 11वें खिलाड़ी के रन भी, यानी कि 11वां खिलाड़ी आ जाता है, 10 खिलाड़ी थे ना, एक और खिलाड़ी आ जाता है, अब 11 खिलाड़ी हो जाते हैं साथियों, और 11 खिलाड़ी जब हो जाते हैं तो इनके रनों का औसत 1 कम हो जाता है। मतलब पहले औसत था 43, अब औसत कितना रह जाता है, 42। तो अगर बात करें 11 खिलाड़ियों का कुल रन कितना बनता है, तो यहाँ पर 42 की 11 से गुणा करा लेंगे साथियों। यहाँ पर देख लेते हैं साथियों कितना आ जाएगा, 2 6 अब 4, यानी कि 462 आ जाएगा साथियों। तो पूछा आपसे जा रहा है कि 11वें खिलाड़ी जो इसमें ऐड हुआ है ना, उसने कितने रन बनाए। 10 लोग थे, 10 खिलाड़ी थे, तो 10 खिलाड़ियों ने मिलकर साथियों 430 रन बनाए थे। 11 खिलाड़ी की अगर बात करें, एक खिलाड़ी इसमें ऐड हो जाता है, तो 11 खिलाड़ियों ने साथियों 462 रन बनाए। 430 से कितना रन साथियों, कितना एक्स्ट्रा है, तो 32 रन एक्स्ट्रा है। तो कहा जा सकता है जो इसमें एक और खिलाड़ी आया है उसने साथियों 32 रन ही बनाए होंगे। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, 32 के साथ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि सही जवाब यहाँ पर आपका क्या होगा। यदि एक तैराक की चाल शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए कि धारा के अनुकूल, यानी कि धारा के साथ साथ अगर चले तो तैराक की चाल कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई नदी है, अब उसमें कभी कभी होता है कि बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है जल है, हवा नहीं चल रही है तो शांत पड़ा जल है, वहां पर अगर तब तैराक चलता है ना बिल्कुल शांत जल में, तो उसकी चाल कितनी आती है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा की आती है। 17 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 17 किलोमीटर चलता है, ऐसी उसकी चाल आती है। अच्छा, धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आती है। यानी कि साथियों कहा जा सकता है कि जब धारा, मान लीजिए धारा अगर पूरब से आ रही है और हम पूरब की ही तरफ जा रहे हैं, तो हमारी चाल कितनी होती है, 9 किलोमीटर हो जाती है। अब यहाँ पर एक बात अगर बात करें ना साथियों, ये है शांत जल में, और ये क्या है साथियों, ये आपकी है धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो इतनी चाल है। अगर इनका डिफरेंस निकालोगे साथियों तो पता क्या चलेगा, धारा की चाल पता चलेगी कि आखिर धारा की चाल कितनी है, यानी कि धारा का बहाव कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है। तो इसको अगर साथियों माइनस करा लोगे तो कितना बचेगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या है, ये धारा की चाल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि धारा के अनुकूल, यानी कि धारा के साथ साथ चला जाए तो तैराक की चाल कितनी होगी, तैराक की चाल तो 17 किलोमीटर है, और धारा के साथ अगर चले यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की धारा मान लीजिए जा रही है पूरब की तरफ, और हम पूरब की तरफ चल रहे हैं 17 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको जोड़ दोगे साथियों तो वो चाल पता चल जाएगी जो यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। तो 17 और 8 कितने होते हैं साथियों, 25 होते हैं। यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप चलोगे, अगर आप शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हो और धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों बहुत शानदार तरीके से यह प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखिए कि नीरज और गोपाल की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है 6 वर्ष बाद। क्या साथियों आपसे पूछा जा रहा है 6 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है, तो नीरज की आयु आपसे पूछी जा रही है। देखिए 2 लोग हैं,
कौन कौन से दो लोग हैं? एक तो साथियों नीरज है और दूसरा कौन सा लोग है? दूसरा साथियों एक लड़का है जिसका नाम है गोपाल। ठीक है ना? तो नीरज और गोपाल की अभी की आयु कितनी है? अगर दो नीरज की है तो इसकी 3 है, यानी कि 20 अगर इसकी है तो इसकी 30 है, ये भी कहा जा सकता है। 6 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाता है? अगर आपसे कभी भी ऐसा सवाल दे दिया जाए कि अभी अनुपात इतना है और 6 वर्ष बाद अनुपात इतना हो जाता है, तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, ये 2:3 है ना, ये 2x/3x हो जाएगा, 2x/3x हो जाएगा। कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है? 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 6 वर्ष ऐसे हो जाएगा बराबर। 6 वर्ष के बाद कितना हो जाता है अनुपात? 3/4 हो जाता है, 3:4 हो जाता है। बस सिंपल सा इसका फंडा है। एक्स का मान अब आपको निकालना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है। देखिए 4 की गुणा 2 से कराओगे, 4 दूना 8x हो जाएगा, प्लस उसके बाद साथियों 4 की गुणा 6 से कराओगे, 24 आपका हो जाएगा। उसके बाद बराबर आएगा 3 की गुणा 3 से हो जाएगी, 9x यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस साथियों 3 छंगा 8 कितना होता है? 18 होता है। अगर बात करिए 9x यहाँ पर लिखा है, 9x का 9x लिखा रहने दे, और प्लस के बराबर के उधर है साथियों 8x, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 9x में से 8x कितना जाएगा? सिर्फ x बचेगा। तो अगर बात करें साथियों इधर ये आपका 24 में से 18 उधर का है ना, प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर साथियों कितना बचेगा? अगर बात करें 6 बचेगा। तो x बराबर यहाँ पर साथियों कितना बच गया आपका? 6 बच गया। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि नीरज की आयु थी 2x और गोपाल की आयु थी साथियों 3x है। तो नीरज की आयु बताइए भैया, x का मान हमें पता है, नीरज की बात है तो 2x है, यानी कि 2 गुणा 6 हो जाएगा। तो नीरज की आयु साथियों कितनी निकलेगी? 12 वर्ष की निकलेगी, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उन सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया है। देखिए एक आयताकार बगीचे की लंबाई कितनी है? 45 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है? 25 मीटर है। इसके बाहर चारों तरफ से 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, चौड़ा एक रास्ता है। रास्ते पर 10 रुपए प्रति वर्ग की मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्चा कितना है? सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ ये आखिर सवाल कह क्या रहा है। और मैंने साथियों बहुत सारे एग्जामिनेशन में देखे हैं कि डिक्टो यही सवाल आया है, नंबर भी चेंज नहीं करे, डिक्टो यही सवाल आया है। तो बहुत उम्मीद करता हूँ साथियों कि ये अगर साथियों आपके एग्जाम में सवाल आ जाता है तो इसको गलत आप करके नहीं आओगे, क्योंकि बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न में कहा गया है कि एक आयताकार बगीचा है, तो एक सिंपल सा हमने साथियों एक आयताकार यहाँ पर बगीचा बना लिया। ठीक है, चलिए एक आयताकार बगीचा बना लिया, जिसकी लंबाई की अगर बात करते हैं साथियों, इसकी लंबाई 45 मीटर है, और चौड़ाई की अगर बात करें, चौड़ाई साथियों 25 मीटर है। ठीक है, इसके बाहर यानी कि यहाँ पर साथियों, इसके बाहर की अगर बात करें, एक साथियों इतना मान लेते हैं हम साथियों, इतना यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना बाहर बाहर की साथियों लंबाई है एक, ये हमने क्या बिछा लिया इसके बाहर 2.5 मीटर, यानी कि इसकी जो लंबाई है ना साथियों, ये कितनी है? 2.5 चौड़ी है, लंबाई नहीं चौड़ाई कितनी है? 2.5 है, 2.5 है हम कह सकते हैं। तो चौड़ा रास्ता है ये, एक तरीके से रास्ता ही तो वो ये सब क्या है? ये एक चौड़ाई हमने 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया है यहाँ पर। ठीक है, रास्ते पर 10 प्रति वर्ग, यानी कि अगर प्रति वर्ग एक वर्ग की अगर बात करें 10 रुपया खर्चा होता है, तो रोड़ी हमें बिछाना है कितना खर्चा आएगा? अब काम क्या आपको करना है, इस बड़े वाले आयत का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसपे से इस छोटे वाले क्षेत्रफल का आयत घटा दोगे, आपको सिर्फ इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, और इसका जो क्षेत्रफल होगा ना साथियों, उस क्षेत्रफल की 10 से गुणा करा देना, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा बहुत आसानी से। चलिए देखते हैं हम लोग साथियों। अगर बात करें साथियों, देखिए फिर से मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये क्या है साथियों? ये आपका है बड़ा वाला, और ये है साथियों आपका छोटा वाला है। ठीक है, चलिए इसकी लंबाई कितनी थी? 45 थी साथियों, और इसकी लंबाई कितनी थी? 25 थी, चौड़ाई 25 थी, और इसकी कितनी थी साथियों? 2.5 यानी कि 2.5 मीटर थी चौड़ाई इसकी। तो अगर साथियों 45 मीटर ये है और 2.5 मीटर, सबसे पहले हम अगर बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कुल मिला के साथियों इसकी जो होगी वो 50 मीटर होगी। अरे भैया 45 ये हो गई, 2.5 ये हो गई, 2.5 हो गई, लंबाई कितनी हो गई? 50 हो गई, और चौड़ाई उसी प्रकार अगर बात करें इसकी कितनी है? 25 है, 2.5 इधर की हो गई, 2.5 इधर की हो गई, ये आपका 30 हो जाएगा। तो पहले तो बड़े वाले का क्षेत्रफल जब आप ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा? 50 गुणा 30 हो जाएगा, जो कि साथियों कितना आ जाएगा? 1500 आपका आ जाएगा, 5 तियां 15, 1500 ये बड़े वाले का क्षेत्रफल निकला। अब छोटे वाले की अगर बात करें तो 45 गुणा 25 साथियों कितना होता है? 45 गुणा 25 की अगर बात करें
तो 5 पंजे 25 हो जाएगा आपका, 5 चौक 20 आपका, 2 22 हो जाएगा और 45 दूना आपका 90 हो जाएगा। तो 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यानी कि अगर बात करें साथियों, ये आपके छोटे वाले का जो आपका आएगा ना वो 1125 आएगा। क्या आएगा? 1125 क्षेत्रफल आएगा। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, देख लो क्या बचता है। तो 0 में से साथियों 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा आपका, ठीक है ना। और 9 में से 2 जाएगा आपका साथियों, 2 बचेगा। 14 में से 11 जाएगा आपका, 3 बचेगा। यानी कि अगर बात करें 375 साथियों, यहां पर इसका क्षेत्रफल जो आया है 375 आया है। अब इस 375 की गुणा साथियों कितने की अगर बात करें 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाई जा रही ना, तो टोटल खर्चा कितना होगा साथियों? 375 की 10 से गुणा कराओगे तो 3750 आएगा, यानी कि 3750 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, और जिनका आंसर यहाँ पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपए का 4 वर्ष का मिश्रधन 2016 है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्रधन कितना होता? अब इस लाइन को अपना देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। पहले यहाँ पर साथियों जो कहा जा रहा है ना उसको आप लोग एक बार देख लो। देखिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1200 का 4 वर्ष, यानी कि मूलधन कितना हो जाता है? मूलधन साथियों 1200 आपका हो जाता है। टी की अगर बात करें, समय की बात करें 4 वर्ष है आपका, और मिश्रधन की अगर बात करें साथियों 2016 मिश्रधन हो जाता है। तो सबसे पहले आपको दर ज्ञात करना है। फिर जो दर आएगी ना साथियों, जो आपकी दर ज्ञात होगी ना, उसमें आप क्या करना है 1% बढ़ा देना। अगर 15 दर हो तो 16 कर देना, और 16 उसको ऐड करने के बाद देखना कि मिश्रधन क्या होता है। पहले जो अभी पहली वाली दर है उसको ज्ञात करिए। तो दर साथियों अगर बात करें क्या होता है, आर बराबर यानी कि दर बराबर एसआई गुणा 100 बटे क्या आ जाएगा? आर तो यहाँ है तो पी यहाँ आ जाएगा साथियों, टी यहाँ आ जाएगा। अब अगर बात करें साधारण ब्याज, अभी हमें नहीं पता है, तो साधारण ब्याज क्या होता है? ए माइनस पी, यानी कि मिश्रधन में से मूलधन को घटा दो, साधारण ब्याज आ जाता है। तो 2016 में से साथियों अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? ये अगर बात करें देखिए मेरे हिसाब से 816 आएगा। तो 816 हो गया गुणा 100 हो गया। पी कितना है साथियों? 1200 है, ठीक है। और समय कितना है? 4 वर्ष है। तो इसको अगर इस 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। इस 4 से साथियों 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। इस 12 की अगर बात करें साथियों 12 एकम 12 हो जाएगा, 8 जाएगा 84, 12 सत्या आपका 84 हो जाएगा। तो अगर बात करें साथियों जो हमारी, अब मैं इसको सबको गायब कर दे रहा हूँ, 17% आर निकली। क्या निकली? दर आपकी क्या निकली साथियों? 17% आपकी जो है ना वो साथियों दर निकली। अब इसमें कहा जा रही है यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दे, यानी कि दर को बढ़ाकर साथियों 1% बढ़ाकर 18% अगर हम साथियों कर दे तो मिश्रधन क्या होगा? यानी कि तो ए हमारा साथियों क्या होगा? आप सभी लोग जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है साथियों? मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये साथियों क्या होता है? ए होता है। तो हमें साथियों क्या पता है? मूलधन तो पता है कितना है, 1200 मूलधन है। साधारण ब्याज निकाल लो, तो साधारण ब्याज साथियों हम लोग निकाल लेते हैं नई वाली दर लगा के। तो क्या हो जाएगा? पी आर टी बटे 100 हो जाएगा। पी कितना है? 1200 है साथियों, पी 1200 है मूलधन। आर कितना है? आर अब हमें नया वाला लिखना है 18%। टी कितना है? 4 वर्ष है, बटे में 100 आ जाएगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 12 चौक आपका कितना हो जाएगा साथियों? 48 हो जाएगा। और 48 की गुणा आप साथियों कर लो किससे? 18 से। चलिए 8 आपका 64 हो जाएगा, 4 32, 32 और आपका साथियों 38 हो जाएगा। अगर बात करें 48 यहाँ आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ पर 824 साथियों ये आपका आ जाएगा। क्या क्या हमने किया? हमने इन 2 जीरो से ये जीरो करा लिए, और 12 चौक मतलब कुल मिला के साथियों 800, यानी कि जो साधारण ब्याज आपका निकला वो कितना निकला साथियों? 824 निकला। अब हमें ये ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना। मैं आपको बता चुका हूँ पी प्लस एसआई यानी कि साधारण ब्याज प्लस मूलधन क्या होता है? मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन साथियों कितना निकलेगा? पी कितना है? 1200 पी है आपका, प्लस आपका साधारण ब्याज आपका 824 रुपए आया है। तो कहा जा सकता है कि 1200 और 800 2000 हो जाएंगे। 2000 और 24 यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, तो 24 हो जाएंगे। तो अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 20,024 रुपए हो जाएंगे। क्या ऑप्शन में साथियों 20,024 यहाँ पर कहीं पर लिखे हैं? तो 20,024 तो यहाँ पर नहीं लिखे हैं। क्या कोई मिस्टेक हो रही है? क्या कोई साथियों मिस्टेक हो रही है? 2024 तो साथियों कहीं दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी साथियों? एक बार देख लेते हैं। 48 के 18 से 8 64 आपके यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों? आपका 6 आ जाएगा, 4 32 32 और आपके कितने होते हैं? 38 होते हैं। 48 यहाँ पर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पर साथियों 4 जब आ गया, 8 8 आपका 16 हो जाएगा, 16 और आपका ये 8 हो जाएगा, यानी कि 864 आपका निकलेगा साथियों। 864 आपका निकलेगा। तो जाहिर सी बात है 1200 और 864 कितने होते हैं? 1200 और 800 2000,
2000 और 2000 प्लस 64 यानी कि 2064 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब साथियों हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। अपने आदमियों जिनकी संख्या 6000 थी को एक वर्ग के रूप में खड़ा करते समय एक जनरल को पता चलता है कि 71 आदमी छूट गए हैं, प्रत्येक कतार में कितने आदमी खड़े हैं। इस सवाल को साथियों आप लोग इसका स्ट्रक्चर याद कर लीजिए कि अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप ऐसा करोगे, कैसा करोगे ये अभी मैं आपको साथियों बताने वाला हूं। देखिए अपने आदमियों जिनकी संख्या मतलब कुल मिला के 6000 है, 6000 थी, इनको एक वर्ग के रूप में, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक वर्ग की बात की गई है, एक वर्ग के रूप में खड़ा करते समय जनरल को यह मालूम पड़ता है कि 71 आदमी छूट गए हैं, प्रत्येक कतार में कितने आदमी खड़े हैं। तो नॉर्मल तरीके से अगर करोगे, विधि के अकॉर्डिंग करोगे तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन बहुत लंबा जाएगा। ट्रिक के अकॉर्डिंग आप करो, क्या करो, 6000 में से माइनस कर दो 71 को। 6000 अगर ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो 6 उस संख्या में से ये जितने लोग साथियों छूट गए हैं वो माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 बचेगा यानी कि 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा, यानी कि 5929 यहाँ पर आएगा। अब ये जो है ना साथियों, ये किसी संख्या का स्क्वायर होगा, या तो ये 73 का होगा, या तो ये 77 का होगा, 87 का होगा, या ये 93 का होगा। जिस संख्या का ये साथियों स्क्वायर होगा ना, वही आपका क्या होगा, वही आपका साथियों उत्तर होगा। ठीक है ना। चलिए तो 3 तिया 9, 9 अंत में आ रहा है, 7 सत्ते 49, 9 आ रहा है, 7 सत्ते 49 3, तो ऐसे तो नहीं कहा जा सकता। एक बार करा के साथियों देख लो क्या कितनी देर लगती है, सॉल्यूशन निकालोगे यही कर लो। 3 तिया 9, 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 तिया आपका 21 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 और आपका 2 52 हो जाएगा। तो ये आपका 9 2 4 52, ये तो 54 आ रहा है साथियों, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 77 की साथियों जब हम बात करते हैं, 77 की यहाँ पर साथियों जब हम बात करते हैं, 7 सत्ते आपका 49 हो जाएगा, 4 लग जाएगा, 7 सत्ते 49 और आपका ये 53 हो जाएगा, यहाँ पर भी यही आ जाएगा, 5 3 9 आ जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 का 2 लग जाएगा साथियों, 9 आ जाएगा, 5 क्या 59 29 आ रहा था, तो बिल्कुल साथियों 59 29 आ रहा था, यानी कि 77 का ये स्क्वायर है और 77 आपका राइट आंसर। क्या आपको करना है, अपने आदमियों जिनकी संख्या 5400 5500 2000 50000 कुछ भी दे सकते हैं, इनको एक वर्ग के रूप में खड़ा करते समय एक जनरल को पता लगा कि 71 आदमी छूट गए हैं, तो इस संख्या में से यह संख्या माइनस कराओ और अब देखो कि ऑप्शन में से किस संख्या का वो संख्या स्क्वायर है और वही आपका उत्तर हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। राम एक काम का 3/5 भाग, मान लीजिए 3/5 भाग 18 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। एक काम का मान लीजिए वो काम x है, का लगा है ना, तो गुणा आ जाएगा एक काम का, यानी कि x का 3/5 भाग जो है ना वो 18 दिन में कंप्लीट करता है, तो वो पूरा काम क्या होगा, x का मान निकाल लीजिए, पूरा काम हो जाएगा। x की अगर बात करें साथियों, ये 18 लिख लिया, 5 की गुणा इससे हो जाएगी, 3 भाग में आ जाएगी, यानी कि 18 गुणा 5 और भाग 3 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 6 पंजे आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कहा जा सकता है साथियों पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए ठीक है ना, इस प्रकार से साथियों आपको करना है। यहाँ पर शायद मैंने कुछ और बोल दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के साथियों x गुणा 3/5 भाग बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाए, और कैलकुलेट करोगे तो पूरा काम कितने दिन में होगा ये निकल के साथियों आएगा। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है ताकि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है कि 950 ग्राम चीनी को जो बेचता है ना, वो बेचने वाला मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ क्या है। हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं 1 किलोग्राम चीनी देना चाहिए ताकि, लेकिन उसने 950 ग्राम दी, यानी कि उसने 50 ग्राम का प्रॉफिट लिया। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत उसने लाभ कमाया, तो 50 का प्रॉफिट क्या हो जाएगा साथियों, 50 गुणा 100, और अगर बात करें 950 यहाँ पर आ जाएगा, इसकी इससे भाग हो जाएगी, सॉरी ये इससे कट जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 19 आ जाएगा। तो अब आपके सामने क्या है साथियों, 100/19 है, और इसको कैसे आप साथियों हैंडल करोगे, तो 19 एकम 19, 19 पंजे आपके 95 और यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी कि 5 सही 5/19 क्या कहीं पर है, तो 5 सही 5/19 तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में है, और यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा, बताइए। ए 15% के लाभ से कोई वस्तु बी को बेचता है,
बी इसे सी को 10% की हानि से बेचता है। सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था? तो कह सकते हैं, मान लीजिए ए ने इसे साथियों 100 रुपए में खरीदा था और अब 100 रुपए इसको 15% के लाभ से बेचता है। तो एक्स जो है ना साथियों, इसको 15% के लाभ से बेचता है, यानी कि 115/100 हो जाएगा, गुणा दूसरा व्यक्ति यानी कि बी इसे सी को जो बेचता है ना वो 10% की हानि से बेचता है, तो साथियों 90/100 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के साथियों उसके बाद जो इसके लिए कितने रुपए की रकम आती है, तो 1517.50 की रकम आती है, तो बराबर में साथियों आपका ये आ जाएगा। ठीक है ना? यानी कि ये ए ने साथियों 10-15% के फायदे से किसी को बेचा, फिर उसने 10% के नुकसान से किसी को बेचा, तो उसकी रकम कुल मिला के साथियों 517.50 आई। तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था? मान लेते ए ने इसे इतने रुपए में खरीदा था, तो एक्स का मान अब आपको निकालना और वही आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें साथियों, ये नीचे 100 है, ये नीचे 100 है, इसकी भाग हो जाएगी साथियों इससे, और ये सब 115 90 है, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो हम साफ साफ तरीके से साथियों लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए, तो 517.50 गुणा 100। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि इस पॉइंट को हटाओगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ेंगे ना, तो ये दो जो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ वो ये दो जीरो कट जाएंगे, लेकिन मैं आपको पूरा ही करके यहाँ पर दिखला देता हूँ। अब नीचे साथियों क्या आ जाएगा? 90 गुणा 115 नीचे आ जाएगा। अब अगर बात करें इस पॉइंट को हटाएगा और नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, अब यहाँ से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा था। अब साथियों यहाँ पर अगर बात करें क्या हो सकता है, देखिए इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको 9 से साथियों कट करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 पंजे आपका कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, 6 बचेगा, 9 सत्ते आपका 63 हो जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा, 45 हो जाएगा, 9 पंजे आपका 45 हो जाएगा, यानी कि कितना साथियों बचता है? 575 यहाँ पर बचता है, 575 बचता है। और साथियों डबल जीरो इसमें लग जाएगा और बटे में क्या जाएगा साथियों? 115 है, तो इसको आपको अब बस कैलकुलेट करना है। यहाँ पर अगर बात करें 5 से कट करके देखते हैं साथियों, 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 तीन आपका 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा और इतना हो जाएगा। 23 की अगर साथियों बात करते हैं, 23 की अगर 5 से गुणा करें ना तो 115 आ जाएगा। देखिए 23 की गुणा अगर 5 से साथियों करते हैं, 5 तीन आपका 15 हो जाएगा, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा और 2 5 दूना 10 और 1 आपका कितना हो जाएगा? 11 हो, यानी कि 115। 23 एकम 23, 23 पंजे 115 हो जाएगा और डबल जीरो यहाँ पर लग जाएगा। तो कितना आपका आंसर आ जाएगा? एक्स का मान आपका जो आएगा ना साथियों वो कितना आएगा? वो 500 आएगा। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी कि 500 के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और सही जवाब देने की कोशिश कीजिए कि क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर। देखिए घन का विकर्ण जो होता है ना, मैं कह सकता हूं साथियों घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? घन का विकर्ण का साथियों सूत्र क्या होता है? भुजा रूट 3 होता है। क्या होता है साथियों? भुजा रूट 3 होता है। तो यहाँ पर साथियों घन का विकर्ण तो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो घन का विकर्ण के बराबर नीचे हम क्या लिख लेंगे? 6 लिख लेंगे। भुजा क्या हो जाएगी साथियों? भुजा रूट 3 हो जाएगी। तो अब हमें भुजा मिल सकती है साथियों, भुजा अब हम ढूंढ सकते हैं, कैसे निकालेंगे भुजा? देखिए 6 हो जाए, ये 6 के रूट 3 जो है ना वो 6 के बटे में आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। तो साथियों ये आपकी क्या निकल कर आ गई? ये आपकी भुजा निकल कर आ गई। इसको और थोड़ा सा साथियों कैलकुलेट करें ना कि 6 बटे रूट 3 को, देखिए 6 बटे रूट 3 को थोड़ा ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, ठीक है। और इस 3 को भी क्या लिख सकते हैं? रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों हमने किया साथियों? क्योंकि हमें रूट 3 नीचे वाले को कट करना था। अब हम इस रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास सिर्फ साथियों क्या बचा? भुजा बराबर 2 रूट 3 आ जाएगा। भुजा बराबर साथियों क्या आ जाएगा? 2 रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर साथियों क्या कहा गया है कि घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब जो होता है ना वही घन का आयतन होता है। तो इसका भी हम अगर क्यूब कर दें तो हम भुजा का आयतन बता देंगे। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं साथियों रूट 3 है ना, तो 3 क्यूब लगा है तो रूट 3 गुणा रूट 3 गुणा रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों 8 तो ऐसे लिख देंगे
करेंगे रूट 3 कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 निकल कर आ जाएगा और ये आपका रूट 3 सिंगल है तो ये ऐसे ही हो जाएगा। अब 8 3 24 रूट 3 यानी कि 8 3 आपका 24 रूट 3 आंसर आ जाएगा और 24 रूट 3 का कहीं पर है साथियों तो 24 रूट 3 बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों आप लोगों ने देखे 115 प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। रीजनिंग के साथियों मैं आपके लिए पूरे प्रश्न लेकर नहीं ला पाया, ठीक है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि आप सभी को जितना पढ़ाऊं अच्छा पढ़ाऊं, कंटेंट वाला पढ़ाऊं साथियों, जो एग्जाम में इस बार पूछा जाए आपको वही पढ़ाऊं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर बताएंगे। वीडियो को अगर लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में साथियों एक प्यारे से माध्यम से यानी कि कमेंट में कह दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और हो सके तो इस वीडियो को भी आप सभी लोग अवश्य शेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।